अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़िट रहना है, हेल्दी रहना है और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अच्छा जी, फ़िट रहना बड़ा ज़रूरी है, हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए सुबह का आगाज़ करें आप फेशियल एक्सरसाइज के साथ। सुबह का आगाज़ करें आप योगा की आसान टिप्स के साथ। योगा की आसान टिप्स ख़वातीन सोफ़े पे बैठ के भी कर सकती हैं, जो एज्ड वीमेंस हैं वो भी कर सकती हैं और साथ साथ वो ख़वातीन भी कर सकती हैं जिनको अगर बैक प्रॉब्लम है तो वो भी सोफ़े पर बैठकर योगा की आसान टिप्स कर सकती हैं। और इसके लिए हमारे जो शोज़ हैं आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि योगा की आसान टिप्स कौन सी होती हैं। इसके अलावा अब बात आ जाती है जी आज क्या पकेगा, तो आज क्या कुछ पकेगा इसका प्लान आपने वीकेंड पर कर लेना है ताकि आपका टाइम बच जाए। और जिस तरह से आज वीकेंड है तो आज के दिन बैठ के टू डू लिस्ट बना लीजिए और ये सारा कुछ प्लान कर लिए। एंड अदर देन दैट आप ये कर सकते हैं कि आज आप सलून्स का रुख भी कर सकते हैं, मी टाइम भी निकाल सकती हैं और जो ब्यूटी टिप्स हैं उसके बारे में भी जाके सलून्स पे पूछ सकती हैं कि ब्यूटी हैक्स क्या हैं और वो आपको क्या कुछ बता रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। या फिर आप हमारे जो शोज़ हैं वो देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत सारे ब्यूटी हैक्स आपके साथ में शेयर किए हैं। तो वाई नॉट टुडे एक और ब्यूटी हैक मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने मैट लिपस्टिक लगानी है तो आपने उससे पहले अपने जो लिप्स हैं उसके ऊपर आपने ज़रूर वैसलीन लगानी है। और जब आप वैसलीन 2 या 3 मिनट पहले या 4-5 मिनट पहले भी वैसलीन लगाएंगे तो उसके बाद आप मैट लिपस्टिक लगाइए, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली जब मैट लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो उनके जो लिप्स हैं वो केकी लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं और वो मैट लिपस्टिक जो है वो इतनी इन्हेंसिव नहीं लगती है। तो ये हो गई जी टिप मैट लिपस्टिक लगाने के हवाले से। बाकी आज डिस्कस करते हैं हम फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मेरी कॉल मिस हो गई तो क्या हुआ, क्या इसके लिए मुझे बहुत परेशान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, क्या इसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए? इतना परेशान होना चाहिए कि मैं आज का दिन भी ख़राब कर लूँ? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने के बाद उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी आपको प्रॉब्लम का शिकार कर सकती है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाते हैं। तो बात वही है कि जो भी आप काम करते हैं मेहनत से कीजिए और फिर अल्लाह पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो गैर संजीदगी है, ये जो आपकी अपनी पर्सनल नेचर है, जैसे कि आपकी इंजॉय करने की आदत है, आपकी ऐसे काम करने की आदत है जिसको लोग कहें दिस इज़ सो चाइल्डिश, ये आपकी नेचर है। अपनी नेचर से जो है ना ये फ़न ख़त्म मत होने दें। इस पर बात करने के लिए नौशीन अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सबा, आई एम गुड। अच्छा जी नौशीन आज वीकेंड भी है और वीकेंड पे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। तो ज़रा ये बताइए कि ज़िंदगी से अगर वो नेचर मिस हो जाए, वो जो आपका अपना एक कहना चाहिए थॉट प्रोसेस मिस हो जाए, जिसमें आप लोगों के साथ एंजॉय भी करते हैं, छोटी छोटी शरारतें करते हैं, आपके जहन में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें आती हैं, ऑल्दो आप बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, स्टिल आई वांट टू सी कार्टून, नहीं जी ठीक है, स्टिल आई वांट टू डू दिस, अब मुझे ये करना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने बचपन को भी रिकॉल करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी मिक्स मैच करते हैं और थोड़ा सा फ़न करने की कोशिश करते हैं, अगर इस फ़न को आप अपने जहन से, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो व्हाट लेफ्ट इन योर पर्सनैलिटी, क्या रह जाएगा पर्सनैलिटी में? सबा, अभी आप थोड़ी देर पहले फोमो का जिक्र कर रही थी जी। और तो आई थिंक जो फोमो को जैसे भी आपने कहा ना, वो चाइल्डिशनेस हमें हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में बरकरार रखनी चाहिए। हाँ। फोमो शुड बी रिप्लेस्ड विद जोमो, हाँ। not fear of missing out, joy of missing out. Yeah. Because joy is like, I think fear is like, देखिए हम fear is something unseen. Okay. Joy is also something unseen. हाँ. दोनों में फेज रिक्वायर्ड होता है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ. आप फियर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप होप से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों ये चॉइस इंसान के पास होती है। Right. So I feel कि like you know we take life so serious sometimes कि we forget to enjoy the simple pleasures and we stay on overthinking, planning all the time. So stay in the moment and enjoy. सुबह कभी आप नोट कीजिएगा, कोई ना आपकी किसी सेलिब्रिटी, आप तो माशाल्लाह खुद ही सेलिब्रिटी हैं, आपकी ना किसी आपका फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ भी कोई तस्वीर होगी ना, हाँ. तो सबसे पहले आप अपने आप को देखेंगे, अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ। लिटरली दैट इज व्हाट लाइफ इज। हम सब हाँ. अपने बारे में सोचते हैं हाँ. और फिर हम इतना परेशान होते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा।
So we should just take it simple, stay in the joy of missing out. What is, yes, you plan, जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा, और आप basically don't overthink, overplan and say कि oh what am I missing out, और मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा, और मैं like you know how we compare ourselves to each other, how we stay. And one more thing I'd like to mention, ये बात ही हो रही है, काम से रिलेटेड, हम सभी प्रोफेशनल्स बैठे हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल, ये फोमो से ना टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी बड़ा रिलेटेड है। yes. हम इतने प्रोडक्टिव होने, हम लिटरली, आप खाली भी बैठी होंगी ना, यू कीप ऑन थिंकिंग आइडियाज, अच्छा मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं 9 to 5 जॉब है, अब मैं साइड हसल कर लेती हूँ, अब मैं ये कर लेती हूँ। आई मीन दिस इज टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, you're just letting go of your life. हर चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करना, हर चीज के बारे में जो है वो प्लान करना। अच्छा अब ये जो आपने जोमो का जिक्र किया, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, इसमें पता है क्या, अब लोगों को ना इसमें ये, जब हम कहते हैं ना जी ठीक है किसी चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाइफ को ऐसे ही जाने देना है, मेहनत नहीं करनी है, रूटीन नहीं बनाना है। नहीं, अपनी लाइफ को एक सर्किल के अंदर, एक सर्टन सर्किल में रखें और ये सोचें कि आप 100% काम तो कोई भी नहीं कर सकता, परफेक्शनिस्ट तो कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के। तो आप ये सोचें कि मैं मैक्सिमम 100% तो नहीं, लेकिन वहाँ तक कहाँ तक रीच रख सकती हूँ, या मैं कहाँ तक कोई काम को अंजाम दे सकती हूँ, उसके बाद मेरी लिमिट ख़त्म। क्योंकि इंसान हर चीज़ में बेबस है ना, तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ कि नहीं मैंने इतनी मेहनत की, अब इस मेहनत का रिवॉर्ड देने वाले अल्लाह है, अब इसके बाद अगर कोई चीज़ मुझे हासिल नहीं हो रही है, अगर कोई शख्स की कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है, लेट्स सपोज, और वो कॉल मिस हो जाती है, उस वक्त के वो सुबह से बैठ के उसका इंतज़ार कर रहा था, वो कॉल उसकी मिस हो गई सर्टन टाइम पे, वो कहीं और चला गया या किसी और के लिए अपनी वालदा के साथ वो जो है ना उनकी खिदमत कर रहा था, या वो किसी और काम में था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई बैड लक हो गई। इसका मतलब ये है कि प्रॉबेबली आपके लिए वो बेहतर होगा, प्रॉबेबली वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि इन दी एंड ज़िंदगियाँ अल्लाह ही चलाते हैं। इन दी एंड ज़िंदगियाँ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात चलाती है। आपने मेहनत करके आगे चीज़ें गो थ्रू कर देनी होती हैं, आप ठीक हैं, उसके बाद आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। लेकिन लोग मुतमईन नहीं होते, अपने लिए भी प्लान करते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ भी साजिशें करते हैं। व्हाट डू यू से ऑन दैट कि ये कितना उनकी लाइफ पे इम्पैक्टफुल होता है? आई फील सबा एज बहैसियत इंसान हम सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी अपनी नियत, इंटेंशन इंटेंशन इंटेंशन। इफ आवर इंटेंशन इज क्लियर फॉर एनीथिंग दैट वी आर डूइंग एंड वी डू द नीडफुल प्लानिंग, एंड देन उसके बाद हमारा इख्तियार नहीं होता। और कितनी दफा कितनी अच्छी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हमें मुयस्सर नहीं होती, जो कि शायद लेटर जाके हमें एहसास होता है ये हमारे लिए अच्छी थी भी नहीं। लेकिन उसकी आई फील हर चीज के लिए, हमारी लाइफ के हर रद्द अमल के लिए इंटेंशन या नियत, जैसे हम हमारे कहते हैं हम लोग का दारो मदार नियतों पर है, तो बेशक और जिसका इख्तियार हमें है और जिसका आई मीन एंड ही नोज द बेस्ट। तो चाहे ह्यूमन बीइंग्स भी हमारी इंटेंशन को मिस इंटरप्रेट कर लें, आपकी नियत साफ है तो आप अपने हायर पावर से, अल्लाह ताला से क्लैरिटी में होंगे, और फिर हमेशा लाइक यू नो आई मीन एक्सपेक्ट द बेस्ट, बिकॉज ही विल गिव यू द बेस्ट इवेंचुअली। और सो लाइक यू नो like the joy of missing out, what doesn't belong to you, you will not get, आपको कुछ उससे अच्छा मिल जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज दीजिए। हाँ नौशीन, ये अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिए और स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज दीजिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी हमें तो डॉक्टर ही बनना था लेकिन हम डॉक्टर नहीं बन सके, हम जो है ना वो थोड़े से मार्क्स से रह गए एंड ऑल दैट। इस पर भी बात कीजिए। ये भी जो फेयर है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, फिर उनको आगे डिप्रेस करता है, वही लोग कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं। जी सबा विद स्टूडेंट्स आई लाइक यू नो उनको इतना फियर, पहले उनको अपने कि हम क्या ग्रेड सिलेक्ट करें, हम क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करें उसका फियर, फिर वो सिलेक्ट कर लिए तो उनमें ग्रेड्स क्या आएंगे उसका फियर, फिर उन ग्रेड के साथ किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसका फियर, फिर उस यूनिवर्सिटी के बाद हमें क्या जॉब मिलेगी उसका फियर। उन बेचारों का फियर का तो खत्म ही नहीं होता। तो they need to really like you know like I won't say let go but understand that what like just do the needful। अपनी पर्सनैलिटी को समझ के आपने एक चीज की चॉइस कर ली, उसको चूज कर लिया, उसको अपना 100% दे दिया, फिर अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं,
अगर आप फॉर एग्जांपल सबसे कोई आईवी लीग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सके, आप लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, आपको वो बेस्ट टॉप 4 में जो आपका 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 जरे माश कहीं और से आपको मिल जाएगा। लेकिन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है और उसके बारे में स्ट्रेस करना सिर्फ अपनी जान जोखों में डालना है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है कि कुछ चीज़ें इख्तियार में नहीं होती और उसके बारे में सोचते रहना, उसके बारे में ओवरथिंक करना, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि सर्टन लेवल ऑफ थिंकिंग, एक लेवल ये है कि ठीक है मैंने ये काम किया, मैंने इसको प्लान किया, मैंने इसके ऊपर स्टडी की, मेरा पेपर अच्छा हो गया, अब लेट्स सी रिज़ल्ट पे छोड़ देते हैं। बट फिर रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट में अगर बाकी लोग जो हैं वो उनके अच्छे मार्क्स आए हैं या वो अचीव कर गए अपने सर्टन गोल्स और वो बंदी या बंदा डॉक्टर नहीं बन सका, तो अब वो इस रेग्रेट को लेके या क्या करते हैं कि दोबारा के ट्यूशन पे जाते हैं, नहीं तो वो सारी ज़िंदगी रेग्रेट करते रहते हैं। ये रेग्रेट इंसान को कितना कमज़ोर कर देता है लाइफ में। सबा दे रिग्रेट, दे रिपीट, दे टेक, बच्चे तो वो या तो वो गैप ईयर्स लेते हैं तो उनको बहुत एक अगेन आपकी वाली बात फोमो होता है, ओ मेरा तो पूरा बैच यहाँ का उनमें उनका दाखला हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। और अगर उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते तो उनको लैक ऑफ अचीवमेंट महसूस हो रहा होता है और वो अपने आप को लाइक यू नो एक सेंस ऑफ रिजेक्शन में डाल रहे होते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। और अगर उनका कोई भी करियर उनके हिसाब से नहीं बन पाता तो फिर वो एक अजीब फोमो और एक एंजाइटी में रहते हैं। सो आई फील इसका टू बी ऑनेस्ट इसका एज सच कोई लॉन्ग टर्म हल तो नहीं है, लेकिन आपकी जो आपकी प्राइमरी इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपकी मदर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका खासा काम होता है। और दूसरा स्टूडेंट्स बिकॉज वो एक ग्रोइंग एज में होते हैं, ये 18 से जैसे जब बच्चे अपने मैट्रिक के बाद इंटर में आते हैं, ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स में आते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बट फॉर्मेटिव और नर्सरी ईयर्स हैं 16, 17, 18, 19, तो लिटरली ऑफिशियली वो लाइक यू नो 12 से 17 तक हम कहते हैं ना, लाइक यू नो आई मीन दीस आर टीनेजर्स, उससे पहले वो चिल्ड्रन होते हैं, 18 प्लस वो अडल्ट्स हो जाते हैं, तो ऑफिशियली उनकी ट्रांजिशन का टाइम है, तो उसमें उनको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है और प्लस वो अपने साथ थोड़ी ग्राउंडेड रहें, वो अपने आप को इतना जरा सोशल मीडिया से दूर रखें, अपनी जात के साथ टाइम स्पेंड करें और लाइक स्टे। आई फील जो हम गिफ्ट अपने बच्चों को दे सकते हैं स्पेशली उनको किसी फोमो से बचाने के लिए कि वो अपने लाइक स्टे अलाइन्ड टू गॉड। वो आई वोंट से बड़ा रिडक्शनल स्टेटमेंट है कि नमाज पढ़ो सब सही हो जाएगा, इट्स नॉट अबाउट नमाज पढ़ना, इट्स अबाउट कि ये बिलीव करें मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है और मेरे लिए बेहतरीन रिस्क प्रोवाइड करने वाला वही है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो जिंदगी के मौके हो, वो मुझे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दैट हैज टू बी द कोर बिलीफ कि कहीं और से नहीं मिलेगा। तो आई फील ये हमारे बच्चों में कन्विक्शन, उनको एक ग्राउंडिंग देना कि जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड देन इट्स ओके, एक्सेप्ट व्हाट यू आर प्रोवाइडेड आफ्टर गिविंग इट योर बेस्ट। तो ये ग्राउंडिंग जरूरी है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। और बात वही हो रही है कि ज़िंदगी में इनसिक्योर नहीं होना, क्योंकि इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में तहलका मचा देती है। कैसे तहलका मचा देती है? सबसे पहले आपके ब्रेन पे अटैक करती है, सबसे पहले आपको स्ट्रेस में लेकर आती है, फिर आपको लगता है जी मेरे नर्वस सिस्टम के साथ व्हाट्स हैपनिंग इन माय ब्रेन। तो आपने अपनी लाइफ में ना सब्र का मुजाहरा करना है और अल्लाह पे आपने यकीन रखना है। और अगर आपने मेहनत की हुई है, अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम किया हुआ है, बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि वक्ती तौर पर एंजाइटी होती है, वक्ती तौर पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप इसको सर पे सवार कर लेंगे तो फिर आप फोमो का शिकार हो जाएंगे। फोमो से बाहर कैसे आएँ, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फेयर ऑफ मिसिंग आउट और फेयर ऑफ एंजॉयमेंट। बात सारी ये है कि लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को कैरी करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बारे में ये टर्म होती है जिंदा दिल, मतलब उनके साथ बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं, फाइनेंशियली उनके साथ बहुत अप डाउन आता है, वो फैमिली से बहुत ज़्यादा उनका दिल दुखा हुआ होता है, या उनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं कि वो रोज़ाना किसी मुसीबत का शिकार होते हैं या किसी शख्स की वजह से, किसी भी वजह से वो किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं।
लेकिन आप उनको जब देखेंगे दे लुक पॉजिटिव, दे लुक हैप्पी, और वो कभी भी अपनी मुसीबत का जिक्र आपसे नहीं करेंगे, वो कभी भी ये जाहिर नहीं करेंगे कि वो बहुत सारी मुसीबत उठा रहे हैं। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नर्व्स। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उस पर सब्र कर लिया है। लेकिन ये शेयर अपने घर में ज़रूर किया करें कि भाई ये मुसीबतें हैं और इन पर आप सब्र कर रहे हैं, ताकि आपके घर वाले भी आपको बैकअप दें। लेकिन जब आप इन लोगों को कहते हैं ना जी जिंदा दिल लोग हैं, और देखें जी कराची वालों की मिसाल ले लें कि जी कराची वाले बहुत ज़िंदा दिल हैं कि वो किस तरीके से कितनी मुसीबतों के साथ भी, पता है कि रोज़ाना कोई स्नैचिंग हो सकती है, पता है कि जी हादसात हैं, खड्डे हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, और अल्लाह पर ये यकीन है कि जी थिंग्स विल गेट बेटर। तो नौशीन, निकले कैसे इस फेयर से, निकले कैसे इस सिचुएशन से कि अपने आप को खुद लोगों ने अपनी सोचों के अंदर कैद करके रखा हुआ है, वो सिर्फ अपनी थॉट्स के ग़ुलाम है। अगर वो यहाँ से अपना माइंड रिलीज़ कर दें, रिलीव करें कि नहीं, आई एम ऑल पॉजिटिव, मुझे अपने साथ, मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है, मुझे दूसरों से कोई शिकायत नहीं है, मेरे ख्याल में उनको हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह की मुसीबतों से आज़ादी मिल जाएगी। जी क्या सबा, डेफिनेटली ये जैसे हम ब्रेक में एक बात कर रहे थे कि लाइक कल की परेशानी में हम अपना आज खो देते हैं। तो आई फील कि हम हमारे पर्सनली हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन और हमारी हेल्थ सिचुएशन, दो चीजों को हमें अपना वाकई एफर्ट बहुत लगाने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। So I'm not saying richness is some great richness. Basically आपके basics, आपकी family, आपके bills, yes, हम उनमें कभी कभार स्पेशली हमारे मेल हजरात एंड इवन अस फीमेल्स हम लोग स्ट्रगल करते हैं। तो ये तो एक कुछ बेसिक डिलीवरेबल्स है लाइफ के, जो हम सबको डिलीवर करने हैं। और उसके अलावा जो हमारे कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमारे मुख्तलिफ सोशल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसमें अगेन स्टेइंग being playful about it, because sometimes you cannot do anything about it. So having a lighter stance on it, not overthinking about it, and accepting the fact कि हाँ I have done my best. अब ये बाकी की चीजें जैसे हम साइकोलॉजी में दो सर्कल्स बनाते हैं, in my control, out of my control. In my control, how I react to things, how I behave. Out of my control, what others think of me, others' opinion of me, a tsunami, for example, another corona. ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है. So make two circles in your life of in your control and out of your control, and just forget about what you can't control. Because वो सिर्फ आपको, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके बारे में क्यों सोचेंगे और फिक्र करेंगे. Yes, you are right. जी. So that because that with that your जैसे आपने कहा, वो आपकी बॉडी रिएक्ट्स, बॉडी कीप्स स्कोर. जब हम एंग्शियस होते हैं तो देखिए, कभी आपके वो बैक पेन में निकलेगा, कभी वो आपके सर दर्द में निकलेगा, कभी वो आपको हार्ट कंडीशन हो जाएंगी. So actually every emotion takes a toll on our body as well. So people को लोग देखें, वो कोई किसी प्लास्टिक सर्जरी के बगैर जितनी भी उम्र के होते हैं, उनकी शक्ल पे थोड़ी हैप्पीनेस होती है, नूर होता है, वो अच्छी बबली से लगते हैं, बहुत दे स्टे यंग फॉरएवर. तो उसका राज कोई, यस, फिजिकल हेल्थ एंड जिमिंग एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट द मेंटल environment is so important that reflects on your face. So make two circles and keep the out of control things really out of your mind and heart as well. Yes, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि इन चीज़ों को कैरी करना चाहिए, और ये पॉजिटिविटी जो है ना आपको लाइफ में आगे लेके जाती है. अब इसकी प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? अगर किसी को लगता है कि वो अपनी नेगेटिविटी दूर नहीं कर पाता, यानी वो किसी के लिए काइंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, उसका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है या सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, वो बस यही है कि अगर कोई दूसरा तकलीफ़ में है तो ये उसके लिए खुशी का बाइस है. तो उसको क्या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसका जो दिमागी जो हालात हैं या उसका जो मेंटल कंडीशन है वो किस तरफ जा रहा है. कि अगर कोई किसी को अजियत देकर खुश है तो आप सोचें कि उसकी जो मेंटालिटी है वो कितनी ख़तरनाक है. वो बहुत खतरनाक डिपेंड करता है सब ऐसे जो अक्षास हैं वो किस एनवायरनमेंट में है. कभी आपके बॉसेस ऐसे होते हैं तो आप बस उनको कभी बता नहीं पाते कि ये गलत है. कभी आपके जो पीपल इन अथॉरिटी है वो ऐसे होते हैं,
तो वो ये काम वो उनके टॉक्सिक बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा होता, बिकॉज maybe they are in positions of power. So they don't have self awareness, nor is anybody identifying it for them. So then they thrive on it. लेकिन to be really honest, वो फिर भी वो अंदर से empty ही रहते हैं, क्योंकि देखिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज एक्चुअली आप जो एक्चुअली लाइक इल इंटेंशंस, किसी के लिए बुरी नियत रखना, कभी भी शॉर्ट टर्म में तो शायद आपको कोई छोटी मोटी हैप्पीनेस दे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए एंटी प्रोडक्टिव ही होगी, काउंटर प्रोडक्टिव ही होगी। सो इसके लिए कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये हमारी सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट डिफर करता है, लेकिन एक हमारे रिलीजन में भी है कि अगर कोई गलत बात देखो तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो। ये लाइक तो I feel we shouldn't call them out that oh you have these toxic behaviors, लेकिन gentle awareness, self awareness and awareness to others ये important है, जो हम normally लोग उससे कतराते हैं, लेकिन just identifying toxic behaviors for your loved ones is important। और उसको बहुत उसको न्यूट्रल तरीके से, अब आप किसी की छोटी छोटी चीज को आप उसको टॉक्सिक लेबल कर दें, ये लेबलिंग भी गलत है। कि अगर वो कोई आप ही के आप किसी को गैस लाइट कर दें, उसको किसी बैड पोजीशन में डाल के जब वो रिएक्ट करे फिर आप उसी को ब्लेम करें, तो फिर वो गैस लाइटिंग में आ जाएगा। गैस लाइटिंग, अच्छा गैस लाइटिंग ही तो आजकल बहुत ज्यादा है। असल मसला यही है कि गैस लाइटिंग है कि किसी को आप पहले इतना ज्यादा जिज करें, फिर उसके बाद अगर वो बोले तो आप कहें देखें जी ये तो इन्होंने मुझे ऐसे कहा, ये तो ये हो गया। ये गैस लाइटिंग फैमिलीज में बहुत ज्यादा है। नौशीन, ख़वातीन भी इस चीज़ का शिकार होती हैं, और जो ख़वातीन, अब थोड़ी सी सास संदों की बात कर ले कि वहाँ पर भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट बहुत है। मतलब अगर किसी लड़के की शादी हो गई है और उसकी सास घर में मौजूद है, मतलब यानी कि वालदा को क्या टेंशन है कि बेटा या बहू खुश हैं, या बहनों को क्या टेंशन है। लेकिन आप देखें फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि जो बाहर से लड़की आती है उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कहाँ, मतलब कैसे एडजस्ट होगी, और आने वाली पहले तो जो है वही बेटी होती है, लेकिन बाद में वो बहू बन जाती है। तो ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है, ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई मेरे घर पे तो नहीं कब्जा कर लेगा, नहीं बहू को भी ये इनसिक्योरिटी होती है, नहीं मैं क्या सारी बातें अपनी सास की मानूंगी। तो ये इनसिक्योरिटी सिर्फ प्रोफेशनली नहीं होती, ये फैमिलीज़ में भी आपको नज़र आएगी, और वहाँ पर भी आपको ये गैस लाइटिंग ही नज़र आएगी। ये जो नंद भाभी का रिश्ता है ना, इसमें भी गैस लाइटिंग है। उसने मुझे ये कहा था तो मैंने ये कहा, लेकिन इसमें ट्रिक्स शामिल नहीं है। गैस लाइटिंग अलग है, ट्रिक्स अलग हैं, किसी को अजियत देना अलग है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो इसके ऊपर ज़रा बताएं कि लोगों को किस तरह से अपनी फैमिली में भी ये चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए कि भाई एक दूसरे के ऊपर इस तरह की गैस लाइटिंग नहीं करें, एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार नहीं हो। जी नौशीन। देखिए सबा, एक फैमिली पूरा एक फैब्रिक होता है, जैसे हमारे जैसे कपड़े हैं, तो अगर लेट्स से अगर आपके कहीं से कोई आपका कुर्ता फट जाएगा या आपने कुछ और कहीं पे पेबंद लग जाएगा तो पूरा आउटलुक खराब होगा। वैसी एक फैमिली होती है जो हम रियलाइज नहीं करते। आपने कंट्रोल की बहुत अच्छी बात करी कि विमेन स्पेशली दे वांट सम हाउस होल्ड कंट्रोल, दे वांट सम कंट्रोल ओवर देयर सन, कि मेरा कंट्रोल रहे, मेरा कंट्रोल रहे। तो समटाइम्स गिविंग बहुत खुश नसीब और बहुत खुश रहती है वो सासें जो कहती है भाई मैं कर चुकी हूँ अब जाओ तुम संभालो। या वो बहुएं भी, क्योंकि देखो दो इट्स अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कल को बच्चे होंगे जब इवन इफ द गर्ल इज अ वर्किंग मदर, उसको भी अपनी साथ की अपनी नंदों की मे बी कल को बेबी सिटिंग के लिए जरूरत हो, कम्युनल लिविंग की जरूरत हो, जिस तरीके की वी आर नॉट इंडिपेंडेंट कंप्लीटली ऑलवेज, वी नीड दीज ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अल्लाह ताला ने खानदान कम्युनिटीज ऐसी तो नहीं बनाई। आप अमीर से अमीर लोग देख लें, कितना कुछ आप परचेज कर सकते हैं। देयर आर थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट परचेज। सो वहां पे आपकी लाइक जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका फैमिली कल्चर है, तो जो फोमो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड होता है जो फैमिलीज में आता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है माहौल के लिए, जो आगे जाके हमारे बच्चे सीखते हैं, उससे परहेज करने के लिए हर कोई अपनी लेन में रहे, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। और एक जी नौशीन। या आई थिंक इट्स गोइंग ओके। ठीक है, चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सेशन कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। तो भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे ओवरकम कैसे किया जाए? जो चीज़ें खो जाती हैं, जो चीज़ें मिस हो जाती हैं, जो रेग्रेट्स हैं, उनके लिए कैसे स्टॉप किया जाए, ओवर थिंकिंग कैसे कम की जाए, इसके बारे में बात करें नौशीन से। जी नौशीन, कंटिन्यू कीजिए। जी बस सबा ओवर थिंकिंग की हमने पहले भी बात हाँ। की थी, एंड फोमो इज समथिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी। हम अपने इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ते हैं, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहीं पर भी रहने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर आपके पास 10 रुपए आपने यहाँ खर्च दिए तो आप उससे दूसरी चीज नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके पास एक बैंक ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस है। अगर आप उसको नेगेटिव लगा देंगे, आप फियर में एंगेज कर देंगे, तो वो होप में कभी एंगेज नहीं हो सकेगा। सो यू हैव लाइक एवरीथिंग, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उनको वाइजली इस्तेमाल करें। और इस ओवर थिंकिंग को आप पॉजिटिव थिंकिंग में लाइक शिफ्ट करने की कोशिश करें, फोमो को जोमो बनाने की कोशिश करें। और ये जो पावर ऑफ और द फियर ऑफ अनसीन है, उसको होप ऑफ अनसीन कर दें। क्या पता जो आपने जितना गुमान किया है उससे भी अच्छा आपको मिल जाए। फिर आप फियर करें ना कि अल्लाह ना करे ये ना हो जाए, आप ये सोचिए क्या पता क्या अच्छा हो जाए। तो ये आई थिंक ये बड़ा ट्रेन्ड बिहेवियर होता है। हमें अपनी ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपने अपने बिहेवियर को ट्रेन करना पड़ता है और आपने अपने थॉट्स को भी ट्रेन करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि आप जिस दिन ये सोच लेंगे ना कि कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने आप को जब किसी बीमारी से, किसी डिजीज़ से, किसी भी चीज़ से नहीं बचा सकते, आप खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपके इख्तियार में जब कोई चीज़ नहीं है तो आप दूसरों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप दूसरों के बारे में कोई बुरा गुमान करके, उनके बारे में कोई चीज़ प्लान करके अपने लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इन दी एंड जो भी चीज़, जो कमांड है वो तो अल्लाह के हाथों है। तो मसला सारा ये है कि जब लोग नेगेटिव चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं, जब लोग नेगेटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव प्रोसेस के साथ अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं, तो उनको हर चीज़ के खो जाने का डर रहता है। उनको ये फिक्र रहती है कि ये खो गया तो क्या होगा। अब अगर वो खोएगा तो क्यों खोएगा? जाहिर सी बात है, ड्यू टू बैड इंटेंशन। ऑब्वियसली देयर विल इंक्लूडेड बैड इंटेंशन। कभी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से, सब्र करने से, या अच्छा सोचने से, या अच्छा गुमान करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जब इन चीज़ों का फ़ायदा ही है तो वाई पीपल गो ऑन दैट थिंग कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, या फिर अब ये कैसे होगा। क्योंकि ये जब फेयर मिसिंग आउट है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी भी जाहिर कर रहा होता है। जी 100% सबा। देखिए हम सबके जर्नीज अलग अलग होते हैं। हाँ, सबके जर्नी अलग अलग है। हाँ बिल्कुल। कि देखो तुम पे नहीं गुजर रही ना, तो तुम्हें नहीं पता। व्हिच इज ओके, योर इमोशंस आर वैलिड। मे बी यस यू आर गोइंग। कितने लोगों के लॉसेस होते हैं, उनके पीपल लूज देयर चिल्ड्रन, पीपल लूज देयर वेल्थ, पीपल गो थ्रू वेरी डिफिकल्ट हेल्थ हार्डशिप्स। तो वाकई ये तकालीफ शायद हमारे हिस्से में है। जैसे खुशियां हमारे हिस्से की होती हैं, वैसी कुछ तकालीफ भी हमारे हिस्से की होती हैं। तो उनके साथ फाइट करने से बेहतर है उनकी एक्सेप्टेंस, कि अब आपने उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट, अगर खुदा ना खास्ता सब अलमिया सबको सेहतमंद रखे, लेकिन आप देखिए एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ा पावर है कि इट इज व्हाट इट इज। मैं इसको यहाँ तक तब्दील कर सकता हूँ। तो वो जो एक जो हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम हर चीज पे पावर चाहते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने भी वो एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने गंदम में अगर उसको जखीरा करो तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है, नहीं तो सब इंसान तो भूखे मर जाते। इंसान जखीरा कर लेता। तो हम हर चीज को इतना हमने कंट्रोल में करना चाहते हैं कि हम उसको बिकॉज वी आर फियरिंग गॉड नोज आगे क्या हो जाए। तो वी नीड टू लूजन अप लाइक दैट, बिकॉज जस्ट द वे फॉर वीट अगर आप उसका जखीरा करेंगे तो वो उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, वैसे आगे किसी भी थॉट के लिए। चलिए तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन आगे चाहे आपकी रिलेशन कितने अच्छे कितने यंग कपल्स होते हैं, बहुत खुश होते हैं, शादी होती है उनकी, लव मैरिजेस होती हैं, वो वाइफ इसी टेंशन में रहती है कि ये मुझसे हमेशा ऐसी प्यार करते रहेगा, ये हमेशा ऐसी रहेगा। इंशाल्लाह रहेगा, और अगर खुदा से नहीं रहेगा तुम्हें कुछ और अच्छा मिल जाएगा। तो बस टेंशन में ना रहो कि प्यार हर वक्त करेगा नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये जो हर चीज़ की फिक्र है ना, ये भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। और अगर लोग चंद बातों के बारे में बात कर लें कि जो स्टैटिक प्रिंसिपल्स हैं, टू फील यू हैप्पी, टू मेक यू हैप्पी,
वो आपकी पॉजिटिव इंटेंशन है, वो आपकी नीयत है, और वो आपका वो सब्र है, वो आप उस वक्त करते हैं जो आप अपने लिए करते हैं। इसमें हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे कि आप किसी को ना बताएं, आप ज़रूर डिस्कस करें, डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जब कहते हैं ना कि जैसी मुसीबत हो उस पर सब्र करना चाहिए, उसका भी बड़ा अजर है। तो आप ये सोच लें कि हर अच्छी चीज़, हर पॉजिटिव चीज़ जो आप कर रहे हैं उस पर आपको सवाब भी है, तो आपका मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई किसी भी तरीके से अगर आप पॉजिटिव हैं उसका आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नेगेटिव होने के आपको बहुत सारे नुकसानात हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत शैटर्ड हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने आप से खो जाते हैं, आप दिन भर, आप हर टाइम हर किसी के लिए अगर बुरा गुमान कर रहे हैं तो सोचें कि आपकी दिमागी हालत कहाँ है, और सोचें कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो चाहे फैमिली मैटर हो, प्रोफेशनल मैटर हो, स्टडी का मैटर हो, आपने मेहनत करनी है और आपने सर्टन लेवल पर ये मेहनत करके छोड़ देना है और अल्लाह पर छोड़ देना है। अगर जो लोग इस फेयर के साथ आपके साथ आते हैं उनकी क्या थेरेपीज़ हैं नौशीन, जो लोग फोमो का शिकार होते हैं, हर चीज़ का खौफ होता है कि अब ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, तो उनकी रेमेडीज़, उनकी थेरेपीज़ क्या हैं आपके पास? एक बड़ी बेसिक और सिंपल सी वाकई आजकल की तो जो रेमेडी है हाँ। सबा, उस पे आप अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हमने पहले ग्रैटिट्यूड की बात की थी, देखिए ग्रैटिट्यूड लाइक कंपैरिजन स्टील्स जॉय। हम इतने हर वक्त हम आप अपनी फीड देखें, कोई पेरिस गया हुआ है, कोई स्कर्दू गया हुआ है, कोई बहुत उसकी 36 का फिगर हो रहा है, कोई हैप्पीली मैरिड हो रहा है, ये सारे इमेजेस हैं। ये इमेजेस को हम अपने आप को घर बैठे हम ऑटो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं एंड वी कीप फीलिंग ओ हम तो यहाँ पे मिजरेबल से लाइट गई हुई है विदाउट जनरेटर बैठे, ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, व्हाई इज माय लाइफ लाइक दिस। सो आई फील गिवन ऑफ कोर्स वी लिव इन अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड, तो like in the current times I feel there's a lot of comparison that we as humans have started to do, कि उसका करियर, उसकी लाइफ, उसके फाइनेंसेस, व्हाई नॉट मी, मैं भी तो ऐसा कर, ठीक है आप करें, जिद्दोजहद करें। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतों के साथ बनाया है और आपका फर्ज है कि अपनी हर हुनर को, अपनी सलाहियतों को आप जिंदगी को जाके मुसख्खर करें। लेकिन उसके लिए अगर वो कुछ किसी ला हासिल के लिए परेशान ना हो जाए, किसी ला हासिल की दौड़ के पीछे ना लग जाए। सो आई फील द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट stay within your lane। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टॉक्सिकली एम्बिशियस होना अच्छी बात नहीं है। वो आपको लाइक दैट स्टील्स योर जॉय। एंड सेकेंडली आई फील डेफिनेटली अगेन व्हाट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। और आप अपना जो सेल्फ अलाइनमेंट है, सेल्फ कॉन्वर्जेशन है, हम लोग ने अपने और हॉबीज करना छोड़ दिए हैं। हमने अपने बुजुर्गों के साथ बैठना छोड़ दिया है, हमने बच्चों के साथ पार्क में जाके हंसना बोलना छोड़ दिया है, हमने अपना कोई पुरानी कोई पोइट्री पढ़ते थे, कोई बुक्स पढ़ते थे, हमने वो करना छोड़ दिया है, हमने फैमिली गैदरिंग्स करने छोड़ दिए। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढा करते थे, वो बहुत कम हो गई हैं। वी लुकिंग फॉर बिगर प्लेजर्स। So maybe like finding happiness in smaller pleasures is also helpful to keep you away from FOMO and keep you away from your life insecurities। वो आपको एहसास दिलाती है कि नहीं यार, ये भी है मेरे पास, जो है वो भी कीमती है और मैं उसको भी चेरिश कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। सही। अच्छा ये बताइए कि जिन लड़कियों का रिश्ता उनकी पसंद से नहीं हो पाता और उनको लगता है नहीं जी बस यही एक रिश्ता था, यही मेरी एक पसंद थी जो कि मेरी जहाँ नहीं हो सकी, सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम, कहीं और शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये ठीक है कि लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत होती है, लोग एक दूसरे के प्यार में मुब्तला होते होंगे या हो जाते हैं, या लोग पसंद की शादी करते हैं, इट्स फाइन। मगर मसला सारा ये है कि अगर कोई आपको आपकी पसंद का नहीं मिला तो इसमें आप अपनी लाइफ क्यों तबाह कर रहे हैं? उस चीज़ का आप किस चीज़ की वजह से आप कॉम्प्लेक्स में हैं कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो आप ये सोचें कि उसमें आपके लिए बेहतरी है, ये सोचें कि दैट वाज फाइन फॉर यू। क्योंकि अगर आपको किसी ने रोका कि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और बाहर जाते जाते आपको किसी ने रोक लिया है और फिर आप कहते जी ये तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था लेकिन ये काम मेरा रह गया, और उसके बाद आप उस पर रेगरेट करते हैं। आफ्टर 2 डेज़ आपको पता चलता है जिस जगह से आपने गुजरना था वहीं पे तो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा भी तो रहे होते हैं। तो लोग ये पॉजिटिव वाली साइड क्यों नहीं सोचते?
Sabah, I feel, I mean, I'm not a very religious person to say this, but I feel like at least 4 चीजें शुक्र है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। हाँ। आपकी जिंदगी, आपकी मौत, आपका शरीक हयात और आपका रिस्क। रिस्क। ये तो हमारी, ये शुक्र। मीन दिस इज अ हाँ। सोलम बिलीफ कि अल्लाह के हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। फॉर एग्जाम्पल रिस्क, आई मीन वो उसकी जात राज़िक है। एंड उस जिंदगी मौत और देखिए आप हमारी लाइफ में मोर और लेस सारे फियर, सारी एंजाइटी इन्हीं चारों चीजों से रिलेटेड भी होते हैं। तो वंस यू कीप योर इंटेंशंस क्लियर, आपने शुरू में शादी की बात करी, यस रिश्ते, अच्छे रिश्ते होना, अच्छा पार्टनर मिलना, अच्छी शादीशुदा जिंदगी होना, ये सबका ख्वाब होता है, बहुत अहम होता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर्स प्रोवाइड करता है। और कभी कभार लोग एक बहुत कॉन्ट्ररी सी लाइफ जी रहे होते हैं और फिर एकदम से वो एक लाइफ पार्टनर ढूंढने लगते हैं और वो उन्होंने कभी सी, आई मीन देखिए लाइफ इज नो मैजिक और मिरेकल, ठीक है, हम ये कह रहे हैं पॉजिटिव रहें, लेकिन उसके लिए आपको भी छोटे छोटे लाइक 24 आवर्स आर वेरी डेफिनेटिव ऑफ योर लाइफ इवेंचुअली। मतलब अगर आपने कभी भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, आप लाइक आप बहुत बहुत आपकी हेल्थ खराब है, आपको हार्ट कंडीशंस है, आप शक्ल से भी सही नहीं लग रहे, बाल भी खराब हुए में, जॉब भी अच्छी नहीं कर रहे, काम भी कुछ खा कमा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने पूरे पिछले 10-20 साल से अपने ऊपर कोई काम ही नहीं किया हुआ, मेहनत ही नहीं की हुई, डिसिप्लिन ही नहीं रखा हुआ, फिर एकदम से आप बोले मुझे इतनी अच्छी 10 on 10 लड़का या लड़की क्यों नहीं मिल रही, तो क्यों मिलेगी आपको? आपने पहले अपने कोई रियलिटी चेकिंग तो करें आप अपने साथ। तो आई फील अदर देन स्टेइंग पॉजिटिव and not fearing things, you also have to have some self discipline, self regulation। वो हमारा काम है, उसको हम खुदा पे नहीं छोड़ सकते, वो हमारी जिम्मेदारी है अपने साथ, अपनी जात के साथ, अपने साथ ऑनेस्ट रहना। वो हम अक्सर मिस आउट करते हैं, फिर हम उसको नदी का नाम देते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नौशीन। और बहुत डिटेल गुफ्तगू हुई और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने एंजाइटी का शिकार नहीं होना, आपने इस पर नहीं सोचना है कि आपसे क्या खो गया है। कोशिश करने के बाद कोई चीज़ आपसे चली जाती है, कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है, वो बेहतरी है और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी की चीज़ें करते हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज हैं, तो आपने इसके ऊपर स्ट्रेस का शिकार नहीं होना है, अपनी ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से, लेकिन मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से बात करने से पहले इस बात पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि मेकअप कैसे होना चाहिए और मेकअप किस तरह से आप कर सकते हैं कि आपके चेहरे के जो डार्क सर्कल्स हैं या आपकी स्किन के जो 2 टोन हुआ होता है वो कैसे बैलेंस रहेगा, 1 टोन कैसे आएगा, कौन सा कंसीलर यूज़ करना है, कैसे मेकअप करना है। एक्चुअली इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं हुमा वकार मौजूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम हुमा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबा, कैसी हैं आप बताइए, सब खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कि आजकल जो मेकअप ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से मेकअप कर सकते हैं और मेकअप को जो है वो करके लाइक किस तरह से डार्क सर्कल्स उसके छुपाए जा सकते हैं। लोगों की स्किन जो है वो 2 टोन होती है, तो उसको कैसे 1 टोन में ला सकते हैं ताकि वो ग्रे या ब्लैक ना लगे। जी सबा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। हाँ। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि टोन्स मैच नहीं करते और जब वो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो बाद में ये उनको नजर आता है कि उनकी जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होकर ग्रे हो गई है। तो जो ग्रे हो जाती है उसकी जो मेन रीजन है वो यही है कि वो जो करेक्ट कंसीलर है उनकी अंडर द फाउंडेशन यूज होना होता है वो नहीं करते। तो सिंपली हम जो जनरली जो आपको डार्क सर्कल्स नजर आते हैं उसकी पता है आपको जो रीजंस है वो बहुत सारी हैं, लाइक आपका स्क्रीन टाइम, आपका लैक ऑफ स्लीप है, आपकी डिहाइड्रेशन है, आपकी किसी के पास किसी की जेनेटिकली भी होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, सन जो एक्सपोजर है वो कॉजेज होता है। तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारी टोन्स हैं वो कितनी डार्क हैं
अगर तो आपकी एक्स्ट्रा डार्क है और आपकी स्किन जो है वो भी थोड़ी टैन है, तो हम डार्क ऑरेंज में जाएंगे। जो रेड और डार्क ऑरेंज शेड होता है वो कंसीलर एज अ कंसीलर यूज होगा। और अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल मीडियम टोन में है, तो आप इसमें ऑरेंज जो कंसीलर है वो यूज करेंगे। और अगर आपकी स्किन फेयर है तो वो उस पे डार्क सर्कल्स हैं, तो आप उसको थोड़ा पीची टोन में लेके जाएंगे। उस पे ऑरेंज, फेयर स्किन पे ऑरेंज ग्रीन लगाएंगे। सही, बिल्कुल। उसमें अगर आप पीच से कंसील करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। सही, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं? फिर उसके बाद ओवरऑल किस तरीके से बेस लगा सकते हैं, और कौन सा बेस जो है वो स्टिक है या फाउंडेशन है, वो किन टाइमिंग्स पर लगाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि बेस लगाने का एक्चुअल में तरीका क्या है, क्या करना चाहिए, स्किन प्रिपरेशन कैसे की जाए बेस लगाने से पहले? जी सबा, जो बेस हम जब भी बनाएं उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो। लाइक आपका आपने एक्सफोलिएट की भी हो, आपका फेस वॉश हो, आप हर किस्म का जो ऑयल है जो आपका स्किन प्रोड्यूस करती है उसको अच्छे से नीट कर लें। उसके बाद अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका मॉइस्चराइजर जो है वो आएगा, मॉइस्चर बेस होगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका मॉइस्चराइजर बेस जो है वो वाटर बेस्ड होगा। और अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपका मॉइस्चराइजर सिलिकॉन बेस होगा। ठीक है। सिलिकॉन बेस की वजह से वो आपकी जो ओपन पोर्स है उसको बहुत अच्छे से ब्लर करेगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जी 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 कंटिन्यू कीजिए जी। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है उसको अप्लाई करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपने पहले प्राइमर, मॉइस्चराइजर, व्हाटएवर आपने जो कुछ लगाया हुआ है, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए उसको मिनिमम 30 to 40 सेकंड्स का टाइम देंगे। आप ओवरडू नहीं करेंगे। एक चीज आपने अप्लाई की, वो ड्राई नहीं हुई, आपने दूसरी अप्लाई कर दी, ठीक है, तो वो कोई भी चीज अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेगी। सही। तो जब आप कंसीलर प्राइमर अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको कंसीलर आ जाता है। सही। कंसीलर आप अकॉर्डिंग स्किन, जैसे मैंने बताया टोन्स, वो आप अपनी डार्क उस पे एरिया पे लगा के सबसे पहले अपनी ओरिजिनल स्किन को आप वन टोन में ले आए। जब आप कंसील करेंगे आपकी पिगमेंटेशन, आपके डार्क सर्कल्स, एक्नी हाइड हो जाएगी। अब जैसे किसी की एक्नी होती है तो आपको पता है जो फ्रेश एक्नी है वो रेड शेड में होती है। सही। उस रेड शेड को न्यूट्रलाइज कंसील करने के लिए आप हमेशा ग्रीन कलर का जो कंसीलर है वो यूज करेंगे। जो रेड को न्यूट्रलाइज करेगा वो ग्रीन कलर का कंसीलर न्यूट्रलाइज करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी 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 बिल्कुल। जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी। उसके बाद आप जब आपका कंसीलर ड्राई हो जाएगा तो आप फाउंडेशन पे आएंगी। और चूंकि आप अभी जो वेदर चल रहा है वो आपको पता है कि बहुत टू मच हॉट वेदर है, उसमें होल्ड करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ओवर हाइड्रेट ना करें स्किन को। हाइड्रेट करें बट ओवर हाइड्रेट ना करें। जब हम ओवर हाइड्रेट करते हैं तो आपकी जो बेस है वो स्लिपरी हो जाती है, स्किन बेस जो है वो स्लिपरी हो जाती है। फिर जब आप उस पर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो आपके क्रैक्स जो है ना वो क्रिएट करती है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप हाइड्रेट तो करेंगे बट ओवर हाइड्रेट नहीं करेंगे। और जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे तो कोशिश करें कि जितनी फाउंडेशन थिन हो, लिक्विड होगी, उतनी ही वो आपके अच्छे से पेनिट्रेट होगी। और उसको लगाने का जो प्रोसीजर है वो कभी भी आप जैसे ब्रश के साथ पेंट कर दिया जाता है, कभी भी ऐसे ना लगाएं। उसको हमेशा डैप मोशन में अपना स्पंज जो है वो यूज करें। डैप मोशन में यूज करने से ये होता है कि जो फाउंडेशन है वो आपकी पोर्स के अंदर तक चली जाती है और उसका रिजल्ट जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं उसको आप छोड़ दें अनटिल अनलेस कि वो ड्राई ना। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप लूज पाउडर या फेस पाउडर, आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं उससे आप मेकअप को फिक्स कर दें। स्पेशली अंडर लाइन, स्पेशली आपकी हाफ लाइन लगाना तो आपके ओवरऑल पूरे फेस पे है, लेकिन आपने जो आपके जो स्पेशली आपने
उनको एरियाज को देखना है, वो अंडरलाइन आपकी लाइंस आ जाती हैं, अंडर आइज, और आपकी लाफ लाइंस जो है वो जल्दी क्रिएट हो जाती हैं। तो आपने उनको बहुत अच्छे से बेक करना है, क्योंकि जितना पाउडर उसमें वो एब्जॉर्ब करना होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाद में आप बड़े ब्रशेस को डस्ट आउट कर सकते हो। लेकिन ये जो बेकिंग है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बेस को फिक्स करने के लिए। जब पाउडर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, आप एक्स्ट्रा पाउडर अपने फेस से हटा दें, तो उसके बाद आप एक सेटिंग स्प्रे जो है वो यूज करके अपनी जो बेस है उसको फिक्स कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो ये जिस तरीके से आपने पूरा ये बताया है कि इस तरह से बेस लगानी चाहिए, इसके बाद ये बताइए कि मज़ीद आगे किस तरीके से ब्लशन लगेगा, मज़ीद आगे किस तरह से जो है वो स्टेप्स होंगे कि आपने फिर कंटूर भी करना है, नोज़ कंटूर भी करना है, जॉ लाइन भी बनानी है, तो उसके लिए ज़रा स्टेप टू स्टेप बताती जाइए। जी, सबसे पहले हम आ जाएंगे कंटूरिंग, फेस कंटूरिंग पे। उसमें जो हमारा आइडियल शेप है हमारा फेस का ब्यूटी वर्ल्ड में, वो हमारा डायमंड शेप आता है। तो हम जब मेकअप करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं किसी भी फेस को डायमंड शेप की तरफ ले जाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले जो आपकी कंटूरिंग है वो लिफ्टिंग स्ट्रोक्स में होगी। लाइक आपकी जो चीक बोन्स पे है, अगर राउंड फेस है तो हम उसको स्ट्रोक्स हमारे जो है वो अपलिफ्ट होंगे, और आपकी जो जॉ लाइन है वो उसके साथ ही कंटूर होगी, ताकि आपका जो ये साइड इफेक्ट है वो आपका एक लिफ्टिंग उसमें आए। इसी तरह जब आप ब्लश ऑन लगाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जो ब्लश ऑन को एज अ कंटूरिंग लगा देते हैं। लाइक उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऊपर आपके टेम्पल तक चले जाते हैं। तो ब्लश ऑन की जो स्पेस है वो आपके चीक्स बॉल, आप जब स्माइल करते हैं तो जो आपकी चीक्स पे एप्पल बनता है, ब्लश ऑन बेसिकली वहां लगता है। जो आपकी साइड है वो कंटूरिंग कलर से कंटूर होती है। आप कंटूरिंग शीट और ब्लश को मिक्स कर देते हैं ताकि कोई एक लाइन क्रिएट ना हो जाए। लेकिन जो ब्लश ऑन है वो आप पूरा टेम्पल तक आपके नहीं लेके जाना चाहिए। वो एक आपको वाइडर लुक देता है आपको कंटूर करने के बजाय, क्योंकि हमेशा ब्लश ऑन हम थोड़ा सा लाइटर शेड में लगाते हैं। अगर हम लाइटर शेड को ही पूरा स्प्रेड कर देंगे तो आपका जो फेस है वो ब्रॉड स्केल पे चला जाएगा। हमने उसको जो कंटूरिंग शेड है, जो डार्क शेड होता है, उससे हम कंटूर करते हैं ताकि हमारी जो साइड अगर ब्रॉड है तो वो डार्क शेड से कंटूर हो जाए। लेकिन लोग ब्लश ऑन को जब इतना पीछे ले जाते हैं तो वो आप दोबारा से वापस उसी पे आ जाते हैं कि जो आपने कंटूरिंग की उसका कोई फायदा नहीं है। सही। अच्छा, अब क्या होता है कि ब्लशेस में भी बहुत सारे शेड्स हैं, और उसमें लोग क्या होता है कि ज़्यादा अगर ब्राउन शेड यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेहरा अलग लगने लगता है, शेड्स जो हैं वो रिलेट नहीं करते फेस के साथ। तो मर्जिंग शेड्स कैसे लगाए जाएं और कैसे सेलेक्ट किए जाएं? जी सबा, मैंने आपको जैसे हमारी ब्यूटी टोन है उसके ऊपर आपको प्योर शेड के बजाय थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में जो लाइक पिंक होगा तो ब्लैकिश मिक्स होगा, पीच का तो थोड़ा सा ब्लैकिश मिक्स होगा, ऑरेंज की तरफ जाएगा। लाइक उसको आप जब ब्लेंड करेंगे तो वो खुद से पीच आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्योर पीच व्हीटी स्किन पे लगाने की कोशिश करेंगे तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो एक अलग से कोई चीज लगती है जो मर्ज नहीं होती आपकी स्किन के साथ, क्योंकि वो कलर आपकी स्किन के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए वो उसके अंदर मर्ज नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा डार्क ऑरेंज को ब्लेंड करेंगे, उसको पीच बनाएंगे, तो हम वो हमें व्हीटी स्किन पे ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। हाँ, अगर आपकी जो कलर है वो बहुत अच्छा फेयर कलर है, फिर आप प्योर टोन पे जा सकते हैं। प्योर पिंक, बेबी पिंक लगाएं, प्योर पीच लगाएं। लेकिन डार्क टोन पे मेरी सजेशन यही है कि आप थोड़ा सा डार्कर टोन को ब्लेंड करके उस कलर को क्रिएट करें। सही, उस कलर को आप पीच कलर पे ला सकते हैं। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद टिप्स पूछेंगे हुमा से कि क्या मेकअप ट्रेंड्स हैं और किस तरीके से जो है वो उनको अप्लाई करना चाहिए, कौन से ट्रेंड्स को फॉलो करें। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो उमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बात हो रही है मेकअप की। अच्छा, एक्नी जिनको होती है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो उनके लिए किस तरह से मेकअप किया जाता है और किस तरह से हाइड किया जा सकता है पिंपल्स को? हुमा से पूछते हैं। जी हुमा, कैसे हाइड कर सकते हैं एक्नी को, एक्नी स्कार्स को? सब जो एक्नी है ना जी, जो फ्रेश एक्नी है उसको, उसके कलर को तो हम हाइड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो उसका एक प्रोमिनेंट हो रहा है आपकी स्किन पे वो हाइड नहीं होता किसी भी सूरत। लेकिन अगर उसका कलर लाइक रेड है तो हम उसको रेड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और अगर कोई पिगमेंटेशन है या स्कार्स हैं तो वो कंपैरेटिवली बेटर आपके हाइड हो जाएंगे। लेकिन जो एक्नी एक आपके फेस पे उभरा हुआ है या उसकी एक बॉडी फील हो रही है तो वो आपको जो है वो हम मेकअप में हाइड नहीं कर सकते, उसके कलर को हम हाइड कर सकते हैं, एक्नी हाइड नहीं हो सकता। और एक्नी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा हम ग्रीन शेड यूज करते हैं, क्योंकि जो एक्नी है उसका जनरली जो कलर है वो रेड होता है, तो हम उसका जो न्यूट्रलाइजर है वो ग्रीन है और हम उसको ग्रीन से हाइड करते हैं। और एक्नी स्किन सबसे प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है मेकअप के लिए, क्योंकि ऑयल होने की वजह से आपकी जो फाउंडेशन है वो उसके ऊपर स्टे नहीं करती। तो इसके लिए जो स्किन प्रेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपके जो मैंने पहले भी बताया कि ऑयली स्किन के लिए, ओपन पोर्स के लिए आप सिलिकॉन बेस यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपका सीबम कंट्रोल में रहेगा और जितनी भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगी, कोशिश करें कि मॉइस्चराइज़र जो है वो चाहे वाटर बेस्ड ही हो क्यों ना हो, उसको अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो फाउंडेशन होगी वो आपकी हमेशा मैट रहेगी, आपका पाउडर ऑफ कोर्स मैट रहेगा। और आप फेस पे कोशिश करेंगे कि हाइलाइटर जो है, जो हम फेस हाइलाइटर यूज़ करते हैं वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी एक्नी को और ज़्यादा विजिबल कर देगा। अच्छा, तो जिन लोगों को एक्नी होती है वो ज़्यादा जो है वो यूज़ ना करें शाइनर वगैरह, वो हाँ, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जी हाँ। अच्छा, सही। मतलब वो बस अपना फाउंडेशन, हमने पहले एक्नी को एक काम करके हाइड किया ना, जी जी, और फिर हमने इसके ऊपर हाइलाइटर लगा के इसको फिर से हाईलाइट कर दिया। सही। तो इसलिए एक्नी के ऊपर जो है ना वो हाइलाइटर एक्नी स्किन पे नहीं लगता, ऐसी स्किन पे नहीं लगेगा। अच्छा, जो प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं उनके लिए क्या पहले कंसीलर यूज़ होता है, बेस यूज़ होती है, या फाउंडेशन कौन सा जो है ना बेस यूज़ होती है उन पे? हमेशा जो आप मैटिफाई बेस जो होती है वही आप एक्नी स्किन पे लगा सकते हैं आफ्टर कंसीलिंग। हाँ, कोई भी मॉइस्चराइजर बेस ना करें, क्योंकि आपके 1 घंटे के बाद अपना मॉइस्चराइजर इतना सीबम होगा कि आपको किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम उसको जितना मैट रखेंगे अपनी स्किन को, ओपन पोर्स वाली स्किन को जितना वो मैट फिनिश में रहेंगी उतना ही वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि जो एक्नी स्किन है वो भी सीबम प्रोड्यूस करेगी एक्स्ट्रा, और जो ओपन पोर्स है वो तो जो सीबम है वो तो प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनका ओपन पोर है। अगर वो अच्छे से उसको कवर नहीं करते, सील नहीं करते, तो वो ऑफ कोर्स आपका 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद सीबम दोबारा प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि जितना मैट यूज कर सकती हैं आप चीजें उतना मैट यूज करें। आपको शायद उस वक्त मेकअप करते हुए फील हो कि शायद स्किन जो है वो टाइट हो रही है और वो मैट फील हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद ही, 1 घंटे के बाद ही आपका जो अपना मॉइस्चराइजर जब स्किन में आएगा तो वो बेस बहुत अच्छे से सेटल होगी और बहुत अच्छा जो है आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सही, मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो केकी मेकअप लगने लगता है उसमें क्या गलतियां करती हैं खवातीन, या मेकअप आर्टिस्ट क्या गलती करते हैं कि बेस जो है कुछ देर बाद केकी लगने लगता है? सबा 2 मेजर उसकी मिस्टेक्स होती हैं। एक मिस्टेक ये है कि जब वो एक चीज अप्लाई कर रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको ड्राई होने दें और उसके बाद दूसरी चीज अप्लाई करें। जब ओवर लेयर कोई भी चीज होगी तो वो बाद में आपको पता है लेयर बन के उसने उतरना ही उतरना। जब आपकी बेस वेट है और आप उसके ऊपर पाउडर लगा रहे तो आप सोचिए कि वो क्या बन जाएगा। सही, बिल्कुल, जी जी। एक लिक्विड पे आपने बेस लगाई, हाँ, और वो अभी आपकी बेस वेट ही है और आपने उसे पाउडर लगा दिया जी, तो उसमें ऑफ कोर्स केक बनना है ना। जी। तो ये गलती जो है ना, एक तो थिन लेयर
फाउंडेशन की जितनी थिन लेयर मिनिमम, हमेशा मिनिमम लेयर आप जो फाउंडेशन की जो क्वांटिटी है वो मिनिमम रखें। बिल्कुल जितना कम से कम आप लगा सके वो ही ठीक है। और इसके लिए जैसे आप कहें कि जी मेरी स्किन टेक्सचर्ड है और वो मिनिमम फाउंडेशन से कवर नहीं होती, तो जो आप फाउंडेशन ले वो हाई कवरेज फाउंडेशन हो, ताकि आपको मिनिमम फाउंडेशन लगानी पड़े और वो कवरेज फुल कर दे आप। अच्छा, सही। तो उससे बैलेंस हो जाएगा, उससे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उससे जो है ना ये मेकअप और ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए कि अब यूजुअली नेक के ऊपर जब बेस लगा रही होती हैं ख़वातीन, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो मिसमैच हो जाता है, यानी कि वो मैच नहीं कर रहा होता, उनका रियल कलर अलग होता है, मतलब फेस पे ज़्यादा बेस लग जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि मतलब एक ही बेस जो है वो नेक को भी और फेस को भी कवर कर ले? इसमें सबा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नेक बेस है वो हमेशा सेपरेट होती है फेस की बेस से। फेस पे हम लिक्विड फाउंडेशन यूज करते हैं। अच्छा। जितना लिक्विड होगा उतना वो हमारे लिए बेटर होगा, बट हम वो लिक्विड फाउंडेशन अपनी नेक पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी नेक मूव कर रहे हैं तो हमारी लाइंस क्रिएट हो रही है ना, बात कर रहे हैं कुछ भी हमारी मूवमेंट है तो हमारी लाइंस क्रिएट हो रही हैं। अगर हमारा फाउंडेशन थिन होगा, लिक्विड ही होगा आपकी नेक के ऊपर, तो वो जब जितनी लाइंस आपकी बात करते हुए इधर उधर मूव करते हुए क्रिएट हो रही हैं, तो वो लाइंस आपकी फिर से नेक पे क्रिएट हो जाएंगी। इसके लिए आपको या स्टिक यूज करेंगे अपनी नेक पे, या जो हाई कवरेज आपकी कॉम्पैक्ट होता है, जैसे एक बेस जो आप यूज करते हैं ना लोग, उन्होंने एक उसमें पैनकेक टाइप चीज बनाई हुई होती है जरा हाई कवरेज के लिए। यूजुअली मैं अब नाम नहीं ले सकती, किसी छोटे से बॉक्स में, समझते हैं मेरी बात? तो वो जो बेसिस हैं वो आपकी नेक के लिए बहुत अच्छी है। फेस के लिए मैं उनको कभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, लेकिन नेक के लिए बहुत अच्छी है कि वो जहाँ लग जाती है वो वहां से मूव नहीं करती। और जो आप कह रही नेक का कलर और फेस का कलर डिफरेंट हो जाता है, तो उसके लिए उनको नेक का शेड भी वही लेना पड़ेगा जो आपकी फेस का फाइनल शेड है। क्योंकि नेक पे हमें अगर ऐसा कंसीलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती ना, हमें जस्ट अपनी कलर को मैच करना होता है। तो हमें जो फाइनल हम अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं या पाउडर अप्लाई करते हैं और जो कलर क्रिएट होता है, वो ही कलर आपको डायरेक्ट नेक पे अप्लाई करना है। वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। बस आपने लगाना थिक फाउंडेशन है, स्टिक यूज करने ज्यादा बेटर है, और उसके बाद आप उसको पाउडर से फिक्स करें। पाउडर जरूर लगाएं। अच्छा, यानी कि पाउडर लगाना बड़ा जरूरी है, आप ये कह रही हैं? जी बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताएं कि अच्छा ये बताएं कि लिपस्टिक के क्या ट्रेंड्स इन हैं आजकल? लिपस्टिक किस तरह से जो है ना वो इन्हें कैसे लगाई जा सकती है लिपस्टिक? देखिए लिपस्टिक में सब शेड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो चीज आप पे अच्छी लगे वो ही फैशन है। अब मैं किसी का क्योंकि इशू ये है हुमा कि जब लिपस्टिक आप लगा रहे होते ना, तो एक तो ब्रांड का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, दूसरा ये है कि अगर डायरेक्टली आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। वो सेम कलर जो आपने बाय किया होता है वो आए या ना आए, तो लोग मिक्स करके लगाते हैं, यानी कि दो लिपस्टिक्स जो है उसके शेड मिक्स करके लगाते हैं, वो एक अच्छा इफेक्ट आता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट्स एंड पीपल कि किस तरह से लिपस्टिक लगानी चाहिए? सबा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे हम देखें दुनिया में पता नहीं कितने कलर्स हैं, कपड़ों में, हर चीज में। अगर हमने वो सब कलर जो है वो ऐसे हमारे पास एज इट इज नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स हमें उसकी मिक्सिंग करके ही कलर को क्रिएट करना होता है। और वो जो आप खुद से कलर क्रिएट करते हैं ना वो बड़ा यूनिक होता है, क्योंकि वो मिक्सिंग रेशियो या वो मिक्सिंग कलर जो है वो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो आप एक सबसे स्टाइलिश लुक, आपकी सबसे स्टाइलिश थिंग हो जाएगी कि जो आप अपने खुद से कलर को मिक्सिंग करके अपना कलर जो है क्रिएट करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपके जो लिक्विड जो आप ग्लॉस यूज कर रहे हैं लिक्विड में, और आप जो लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, चाहे वो मैट है चाहे ग्लॉसी है, उसका जो मटेरियल है उसको बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं कहती हूँ कि लिपस्टिक्स में, ग्लॉसेस में कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। सही। उसको आप चाहे एक या दो लिपस्टिक परचेज करें, पर अच्छी जो कंपनी है
जो आपको बहुत फाइन उसका टेक्सचर है, जो आपको बड़ी अच्छी लुक देती है। मटेरियल वाइज बहुत अच्छी है, फ्रेगनेंस वाइज बहुत अच्छी है। आप हमेशा सिर्फ उसी लिपस्टिक को, उसी ग्लॉस को, उसी जो ब्रांड्स है उनको यूज करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा है जी जी, थैंक यू वेरी मच हुमा फॉर योर प्रीशियस टाइम। और ये जो ब्यूटी हैक्स होते हैं, ब्यूटी टिप्स होती हैं, ज़रूर आप ये जहन में रखा करें। और जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं, एक्नी स्कार्स होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो बेस लगाते हैं, ज़ाहिर है उनको ज़्यादा लेयर लगानी पड़ती है बेस की, तो उस पर वो ये ध्यान रखें कि जिस तरह से हुमा ने बताया, शाइनर का इस्तेमाल कम से कम करें और ऐसी बेस का इस्तेमाल करें जिससे उनके जो पिंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, या फिर लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपअप पिंपल्स होते हैं तो उसकी वजह से भी उनको मुश्किल होती है। तो मेरा सजेशन तो उनके लिए यही है कि बस फिर आप लाइटर सी बेस यूज़ करें। अगर वो पॉपअप होने होते हैं, मतलब नज़र आ रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप उन्हें नज़र आने दें, क्योंकि जितना ज़्यादा बेस आप अप्लाई करते जाते हैं उतना ज़्यादा आपका फेस केकी हो जाता है। तो बी नेचुरल, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिंपल्स का हर कोई ट्रीटमेंट लेता है तो एक टाइम पर फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं। बट जब तक पिंपल्स हैं तो अवॉइड करें मेकअप करना, और अगर पिंपल्स हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप जो है उस पर अप्लाई ना करें। हाँ, कोई ख़ास इवेंट है, आपने उसको हाइड करना है, आपने उसको छुपाना है, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा मेकअप यूज़ करना पड़ेगा। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ के हवाले से। अच्छा, हेल्थ में क्या क्या चीज़ें हैं? जब आप अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं, जब आप ये देख रहे होते हैं कि भाई आपने अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, ग्रूम करना है, अपने आप को ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको ख्याल आता है कि वज़न कम करना है। वज़न कम हो भी जाए तो लोग कहते हैं जी हमारा पेट निकला हुआ है, पेट कम नहीं हो रहा। तो नेचुरली वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू वज़न कम किया जा सकता है, बढ़ता हुआ पेट, लटका हुआ पेट जो है उसको कम किया जा सकता है? इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुकैना मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुकैना, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। पेट इज वो इसको बोलते हैं ना टुन टुन, में तो नाम ही टुन टुन दिया। वाह, क्यों भाई? भाई देखिए ना, आप कितने भी खूबसूरत लगो लेकिन इतनी बड़ी सी तोंद निकली हुई हो तो वो टुन टुन ही हुआ। हाँ, ये तो है, लेकिन आपके पास तो इसकी रेमेडी है ना, तो हमारे साथ में शेयर कीजिए कि कैसे जो है लोग अपने इस बढ़ते हुए पेट से निजात हासिल कर सकते हैं। क्या रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बाउल सिस्टम और अपना पेट के लिए जो खाना है ना उसको थोड़ा कंट्रोल करना होता है। 90% पब्लिक जो व्हाइट आटा खाती है ना, जो हम वो नान जो बाजार से खाते हैं सफेद आटे के, तो उसको चेंज करके आप रेड वाले, भले बट्टी का खाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें आप लाल चावल यानी उसको आप बोलेंगे कि चक्की के आटे की रोटी आप बोले, उनके पास होती है। थोड़े से पैसे ज्यादा लेते लेकिन वर्थ है, और वो आपका पेट तो भरती है एट ए टाइम, आपको ताकत भी देती है और गैस नहीं बनाती है। अब हम क्या करते हैं कि खाना खाने के बीच में भी पानी पी रहे हैं, आखिरी में भी पानी पी रहे हैं। खाना खाने से पहले अगर हल्का सा वार्म वाटर पी लिया जाए ना, हाँ। आप यकीन करें कि आपको बहुत फायदा होता है। एक छोटा सा वाटर सिखा देती हूँ जो कि बहुत हेल्दी होता है। जैसे हमारे अभी तो मैंने बहुत छोड़ा हुआ है काफी चीजों को, लेकिन जब मैं कर रही थी तो मेरा पेट बिल्कुल अंदर घुस गया था। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि आपने भले आप फ्रिज में बना के भी रख सकते हो, और उसको जब बस एक माइक्रोवेव घुमा दो या थोड़ा चूल्हे पे रख लो तो आपका वो काम हो जाता है, क्योंकि रोज रोज ये मुसीबत को कौन पकाएगा और कौन अपने साथ ये सारे मसले करेगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक दफा बना ले, सफेद जीरा पूरा 1 चम्मच भर के, उसके साथ सौंफ का 1 चम्मच भर के, फिर थोड़ा सा अगर पुदीना ताजा मिल जाता है, ताजी अदरक मिल जाती है, और दालचीनी, ये चीजें डाल के, और उसके साथ अगर जुकाम, फ्लू और आपको जरा साइनस का मसला होता है और चेहरे की खूबसूरती भी खत्म हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा अजवाइन का टच भी कर लें। ये नेचुरल चीजें होती है जो आपको बड़ी बड़ी मेडिसिन से भी बचाती है और उसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। हम अगर खाने में अदरक लहसुन नहीं डालते तो वो खाना टेस्ट में भी बेसवाद हो जाता है और आपके सिस्टम को भी बेसवाद कर देता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इसको आप एक दफा बना के फ्रिज में बॉटलिंग करके रख दें,
जब दिन में 2 से 3 दफा अगर ये पानी, स्पेशली हम 3 दफा खाना खाते हैं या 2 दफा खाना खाते हैं, तो खाना जो है ना आधा पेट खाना है। और खाना खाने से शुरू करने से पहले अगर ये वाला वाटर पी लिया जाए और थोड़ा वार्म करके पी जाए, तो अंदर जितनी भी चिकनाई, गैस आपके पेट के अंदर है, वो सब डाइल्यूट होके आपकी बाउल साइड पर चला जाएगा। और जब भी आप खा लोगे ना, तो उसकी फौरन बाद आप बाथरूम में जाओगे। अच्छा, दूसरा एक तरीका कि हम लोग जो है ना मोस्टली जो मैंने इंसानों को सोते हुए देखा, तो हम लोग राइट साइड पे ज्यादा सोते हैं। जी, तो ज्यादातर लोग हाँ बिल्कुल सीधी करवट से सोते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे सोते हैं ना, तो बॉडी के अंदर गैस बिल्टअप होती है और हार्ट पर ज्यादा टेंशन चला जाता है, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड पे आपका हार्ट है। लेकिन एट अ टाइम आपको लिवर की गैस वगैरह को भी सही करना है, तो ऑलवेज, और खाना खाने की फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा 1 या 2 राउंड घर में ही मार लें, तो आप यकीन करें कि आपका जो है ना खाना बाउल सिस्टम की तरफ चला जाएगा और ऊपर ब्लोटिंग नहीं रहेगी। और ब्लोटिंग की वजह से आपको पता है, जब भी आपका पेट निकलता है, वो बेड टेक्सचर, यानी हम खड़े जो होते हैं, लीन करके कोई ना कोई चीज के ऊपर पेट को रखते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका पेट निकलता है। दूसरा, सुबह सुबह उठ के 30, 60 और 90 डिग्री, यानी ये दोनों पाँव, इसको आप यूँ समझे कि ये दोनों पाँव 30 डिग्री पे लें, थोड़ा सा काउंट करें 10 का, फिर 60 डिग्री पे लें और फिर 90 डिग्री पे स्ट्रेट पाँव को, ये हाथ नहीं है, पाँव की एक्सरसाइज अगर करते हैं, तो जो पेट हमने लूज किया है, तो वो नीचे गिरने की बजाय वो अपनी सिस्टम की तरफ वापस चला जाता है। अच्छा, अभी मैं YouTube पर बहुत देख रही थी, और ये काम तो हम बहुत पुराना करते हैं, हम तो मटके भी लगा देते थे, वो कच्ची चपाटी लेके जलता हुआ मटका पेट में डाल देते थे, और मेरा बहुत उसका रश होता था, सिर्फ लोग मटका लगाने ही आते थे। अच्छा, तो जो नाभि है ना, बिल्कुल नाभि 100, हम लोग जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स को एक्टिव करते हैं, तो सबसे पहले हम नाभि के ऊपर जाते हैं। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, पैरालाइज है, बॉडी का पेन है, वेट है, एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम नाभि, हम पेट के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दें। हम लोग के पास वैसे तो नेट तो बहुत सारे हर किस्म के तेल बता रहा है, लेकिन एक्चुअल तेल जो होता है ना, वो कद्दू के बीज का तेल होता है। अच्छा, और वो खड़े रह के निकलवाइएगा, उस किसी पे बिलीव ना कीजिएगा। कद्दू के बीज आपको ऑर्डनरी मिल जाते हैं, और वो जो तेल निकालने के आजकल तो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज आ गई है कि आपको बड़ा काम तो करना ही नहीं है, सामने बस थोड़ी देर अच्छे से आप बैठ जाएं और वो कद्दू के बीज डालता जाएगा, खोपरे का पूरा वो डालता रहेगा, आपको प्योर चीज जो है ना आपको आपके सामने मिल जाती है विदिन हाफ एन आवर। डिपेंड आप कितना लेते हो। हमारी तो फिर अपनी मशीनें हैं, तो मन के मन होते हैं, और छोटा काम होता है तो हम बाजारों में भी करा देते हैं, क्योंकि मशीन बड़ी है, वो बड़ा माल उठाती है। लेकिन 2-3 किलो अगर करना होता है ना, तो आप चाहे पंसारों के पास, सबके पास मशीन लगी हुई है, और इतनी छोटी सी पोर्टेबल मशीन है, तो हमारा तो खैर काम है, तो हमें ये चीजें रखनी पड़ती है। तो ये बाजार जाएं और कद्दू का तेल निकलवाएं। अच्छा, आप घर पे लाके उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है ना ग्लिसरीन आपको निकलवा नहीं सकते, क्योंकि वो उसके बड़े प्रोसेस होते हैं, तो ग्लिसरीन आपको फील। अच्छा, ग्लिसरीन को पहचान करने की क्या वो है, क्योंकि अभी सब 2 नंबर बहुत है, और ग्लिसरीन थोड़ा सा महंगा भी है, तो आप उंगली को ऐसे ऐसे, जब ग्लिसरीन का बाजार में किधर भी ले रहे हैं ना तेल, तो कोई चीज में उठा के ऐसे उंगली घुमाए, अपने हाथ को यूं करें, तो विदिन सेकेंड्स वो गर्म हो जाता है, विदिन सेकेंड्स, नॉट मिनट्स, विदिन सेकेंड्स आपका हाथ ऐसा हो जाएगा जैसे फुल हीटेड हाथ है। जैसे कि अगर आपने 500 ml आपने कद्दू का तेल डाला, तो उसमें 100 ml ग्लिसरीन और 100 ml जितना कैस्टर ऑयल, ये एक दफा बनाना है, सालों साल आप लोगों को चलेगा। हम तो खैर सेल करते तो मनोमन बनता है। फिर उसके अंदर हम दालचीनी, अदरक, लहसुन और थोड़े से साबुत गरम मसाले जो हमें पता है, वो सबको पका लेते हैं। जब पक के वो राख हो जाता है, फिर इसकी बोटलिंग की जाती है। और अगर उसमें गैस्ट्रिक के लिए होम्योपैथिक का कुछ अजीम कंपोज डाल देता है, वो मुझे बताएगा नहीं मेरा बेटा, वो बोलता है वो मेरा बिजनेस है, तो वो आप होम्योपैथिक पे भी आप पढ़ लें तो आपको कुछ मिले, वो लास्ट मिनट पे डालिएगा। होम्योपैथी की कोई भी चीज आप कभी भी जलते हुए चूल्हे पे नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी आग पकड़ता है। वो हमेशा ठंडा करके उठाना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ध्यान करना पड़ता है। मैं 2 दफा किचन जला चुकी हूँ। अरे अच्छा,
सही। अच्छा, डॉक्टर से कहना जिस तरह से, तो हाँ डॉक्टर से कहना जिस तरह से आप रेमेडीज बता रही हैं, अगर ये जो लोगों का पेट बड़ा होता है, इसमें क्या होता है कि फैट कम करने की वो कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो सर्टन काइंड ऑफ एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं या रेमेडी स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसका लॉन्ग लास्टिंग हल क्या है? इसके लिए कहते हैं ना कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, या मतलब यानी कि फाइनली ये कम कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब आप रेमेडीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बावजूद बाद फिर जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, फिर उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लोग फिर कहते हैं भाई अब कब तक हम रेमेडीज़ करें, कब तक हम इस हवाले से जो है ख्याल रखें। ये बेसिकली अगर कोई खाने पे कंट्रोल कर ले, अपनी रूटीन बेहतर कर ले, उससे ठीक हो जाएगा आफ्टर रेमेडी? कंफर्म, अभी आपने फाइनली खुद ही जवाब दे दिया उसी हाँ, सवाल का। हाँ, देखिए अभी हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ठीक है। हाँ, तो जब ये लोग रिड्यूस करते तो पीछे बैकअप पे हमें कोई रिड्यूस प्रोडक्ट पे नहीं मिलता, क्योंकि सब बोलते पेट्रोल की रेट बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की रेट। इसी तरह पेट एक पेट्रोल टाइप की चीज समझे कि एक दफा बढ़ गया तो बलून ले लें, आप कोई भी एक बलून ले लें, एक नया बलून होता है, इसमें ज्यादा ताकत से आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वही बलून अगर उसकी हवा निकाल दी और वापस आप फुलाएंगे तो इंस्टेंट ही फूल जाएगा, क्योंकि वो एक दफा उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। तो इसी तरीके से 8 मीटर की आंतड़ियां है आपकी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मिला के, ठीक है। 8 मीटर, और पेट कितना छोटा सा है। अब उस आंतड़ियों को फिक्स करके आपको उसी जगह पे रखना है। तो एक रेमेडी जो है, मैंने बताया ना कि कुछ चीजें आपको लाइफ टाइम के लिए, वंस अगर आपका फैट आ गया तो देयर इज अ लॉट ऑफ टेंडेंसी कि वो फूला हुआ ऑलरेडी माल है और उसमें चर्बी और कोई भी गंध जमा होने में देर नहीं लगेगी, पाइप फैल गया है, हाँ। बड़ा हो गया है, खुल गया है, और एक नया पाइप और एक पुराना पाइप में फर्क होता है। तो जब भी आप देखते हैं कि इनिशियल स्टेज, जैसे आप कितने स्मार्ट और दुबले पतले हो, लेकिन आपकी जितनी मैं दुबली पतली थी जब मैं जवान थी, जब मैं आपकी एज की थी, तो आई वाज थिन लाइक द वे यू आर। लेकिन अभी आप मुझे देखें तो आई एम इंक्रीजिंग माय वेट टू। मैं 3 दिन जिम जाती हूँ, 3 दिन में थेरेपीज भी कराती हूँ, मेरे पास अपने थेरेपिस्ट होते हैं, ट्रेनिंग होती है मेरी अपने ऊपर, मैं कराती हूँ। तो बेसिकली चक्कर ये है कि इन चीजों को जो है ना आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है। एक जैसे अच्छे एक घर बंद करके रख दो तो वो हमेशा कितना भी उसमें भले कोई भी नहीं रहता है, वो मजीद खराब हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी चीज जिस किस्म की, उसको थोड़ा मेंटेन करना होता है। एक्सरसाइज भी आपको डेली नहीं करनी, 3 डेज इन अ वीक करनी है, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं जाए, लाइट कंटिन्यू रखें। अब सडनली आप काम करते करते अच्छा रिड्यूस कर लिया, खूबसूरत हो गई, इतना वर्कआउट किया, लेकिन आपने छोड़ दिया, तो नेचुरली इस तरीके का आपको नुकसान हो। सही, चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद जो है वो रेमेडीज डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है डॉक्टर सुकैना से और हम बात कर रहे हैं रेमेडीज़ के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुकैना, हर किसी को बहुत शौक है कि उसकी स्किन जो है वो कोरियन ग्लास स्किन हो जाए, उसकी ग्लास लुक हो, चेहरा जो है बहुत ज़्यादा वाइटनिंग की तरफ चला जाए, और ये क्रेज़ है, लोगों को वाइटनिंग का क्रेज़ है कि रंग गोरा होना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, उसके लिए क्या रेमेडीज़ करें? देखिए मैं आपको गाइड करती हूँ। मैं जब शादी से पहले जो है ना, मेरा सन का काम ज्यादा हुआ करता था, कॉलेज थी, फिर उधर से आते थे, तो स्किन इतनी डार्क थी। अभी मेरी गंदुमी हो गई है, फेयरनेस की तरफ तो नहीं है लेकिन गंदुमी हो गई है। अब एक काला बंदा गंदुम का एको हो रही है आपकी आवाज डॉक्टर से, कहना इंजेक्शन है, लगा लेंगे, कुछ भी करें। अभी माइकल जैक्सन साहब, जी हाँ जी कंटिन्यू कीजिए जी। देखो अभी ठीक है, अब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। जी कंटिन्यू कीजिए। जैसे ना आप जैसे गंदुमी काला कलर होता है, वो गंदुमी आके रुकेगा, वो फेयरनेस और बिल्कुल रुकेगा।
हाँ। अभी देखिए मैं बहुत डार्क थी, मेरा सन का काम ज्यादा था, यंग एज की बात कर रही हूँ। हाँ। अभी मेरा गंदोमी कलर पे स्टे हो गया तो, लेकिन अगर आप घर में अगर किसी को देखे ना गंदोमी कलर को, तो वो मैला और काला ही नजर आएगा। क्यों कि काले कलर का मेलामाइन जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। और उसकी स्किन को 10 थप्पड़ या घूंसे मार दो ना तो उसकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। और गोरी चिट्टी चमड़ी को खाली दूर से हाथ दिखा दो ना तो वो लाल हो जाएंगी और फटने लग जाएगी। तो जितना आदमी इसको पॉजिटिव है ना, उसको देखिए अभी मैं कितने भी इंजेक्शन लगा लूं, माइकल जैक्सन की तरह अपनी स्किन को रिपेयर करा लूं, लेकिन जो मेरा अंदर का जो डीप कलर है, जो मेरे पेरेंट्स का कलर था, माई मॉम वॉज वेरी फेयर एंड वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन मेरे डैड का कलर गंदोमी था। तो बच्चे यहाँ तो माँ बाप का कलर लेकर आते हैं, हाइट भी उधर से बोलते हैं, लेकिन हाइट पर मेरा तो चैलेंज आ गया है कि आपके भले पेरेंट्स शॉर्ट कट के हो लेकिन हाइट आ जाती है हम जो चीजें देते हैं। बट आपको जैसे कलर में भी इसी तरीके से होता है कि आप इंजेक्शन कितने भी लगा लो, कितने भी इंजेक्शन लगा लो, कितनी भी गोलियां खा लो, कितने भी क्रीम यूज कर लो, तो ये आपका जो फैमिली कलर है वो एक स्टेबल फॉर्म पे रुकेगा, फिर मेंटेन करना है। अच्छा। अभी देखिए नेट पे बहुत सारी चीजें और मैं आजमाती हूँ। कल परसों भी हमने एक चीज बताया कि उन्होंने बोला बेकिंग सोडा लें, पकौड़े वाला जो केक में हम डालते हैं, बेकिंग सोडा लिया, उसके अंदर हमने प्योर कोकोनट ऑयल डाला और उस तरीके से उनकी रेमेडी की। यकीन करें मैल तक इतना खास नहीं निकला। अगर हम यही चीज कोकोनट ऑयल और बेकिंग सोडा कोई भी तिब्बत क्रीम में डाल दो या आप कोई वैनिशिंग क्रीम में डाल दो और वही चीज को आप यूज करो तो उसका रिजल्ट ज्यादा हो जाता है, पड़ता है। जैसे वैनिशिंग क्रीम कोई भी फॉर्म की ले ले, चाहे कोई भी कंपनी की ले ले, वो केमिकल है। अब हमें एट अ टाइम हमें व्हाइटनिंग तो मिलती है, एक लेयर मेल की हट जाती है और एक झिल्ली सी हट जाती है, लेकिन वो झिल्ली प्रोटेक्टिव झिल्ली थी। लेकिन क्या है, हमें गोरा होना है और हमें वो काम करना है। मैं भी खुद भी करती हूँ और मैंने आपको बताया ना कि यही चीजें अगर हम क्रीमों में डाल के दे देते, भले वो बेकिंग सोडा था, खोपरे का तेल था, आलमंड ऑयल था, ये सब नरिशमेंट अगर आप केमिकल्स में डाल देते हैं तो उसका जो है ना 50-50 का हिसाब हो जाता है कि 50% केमिकल है तो 50% आपने नेचुरल चीजें डाली। अभी आप देखेंगे ना कि अगर कोई भी आप शैम्पू बनाती हो उसमें आप ज्यादा ऑयल की फॉर्मेट नहीं डालती है। अगर 10 या 20 ड्रॉप से आपने ज्यादा डाला तो वो तेल जो है आपका पानी हो जाता है। इसी तरीके से जो है ना जो बाजार में चीजें मिलती है वो बहुत लाइट किस्म के हर्बल पे होती है, यानी उसको खाली क्योंकि उनको कमर्शियली उस चीज को स्टे करना है। हमारे पास वो चीजें कमर्शियली जब हम करते हैं तो हमारे पास प्रोसेसर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती है जो उसको हिलाती रहती है, उसके मिक्सचर के टेम्परेचर उतनी हीट पे उसको हिलाना है। जी। अब घर में जब आप ये होम रेमेडीज नेट से देख लेते हैं तो जरूर करें तो उंगलियों से हिलाने की बजाय भी अच्छे से प्लास्टिक का स्ट्रॉन्ग चम्मच से हिलाइएगा। दांत की चीज से कोई ना कीजिएगा। जहां आपने कोई भी दांत यानी स्टील का चमचा ले लिया या ब्रॉन्ज का चमचा ले लिया तो वो दांत पानी में चेंज कर देगी उस चीज को। तो अच्छा खाते रहिए, जूसेस आप पीते नहीं है तो स्किन की फेयरनेस, स्किन की, बालों की, आंखों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी। हम जब भी एक जंक आते हैं, मैं अगर बाजार निकलती हूँ तो मुझे पता है कि ये गाजर के जूस वाला है और ये वो है, लेकिन आप देखेंगे वो सामने तो उन्होंने बड़े खूबसूरत से गाजर रखे होते, पीछे से पता नहीं क्या ऊपर चढ़ के कौन देखेगा कि क्या मिला के दे रहे। घर में बनाए, घर में खाएं। हाँ, और अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं उठाती। मेरी कोशिश होती है कि अगर आसपास मुझे कोई गन्ने के जूस वाला मिल जाए, और मैं कभी भी गन्ने का ग्लास में नहीं उठाती। वो मैं प्लास्टिक की थैली में स्ट्रॉबेरी, वो भी प्लास्टिक आ रहे, क्योंकि ग्लास तो पता नहीं कितने मुंह लगते होंगे और भले किस एक बाल्टी से सारे लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो प्रॉब्लम फिर होती है। हाँ, चीजों पे जाए। सही। जी डॉक्टर सुकैना, आगे हमारे पास एक और मसला है कि हम लोग जो ना
जी जी, आवाज आ रही है अभी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्योंकि थोड़ा नेट का चक्कर है आपकी तरफ भी और हमारी तरफ भी। जी जी। तो अब उसमें ये होता है कि आप लोग बाहर जब वो जो कैन वाले जूसेस लेते हो ना, उसमें 90% अरारोट यानी स्टार्च डला हुआ है। अच्छा। जब स्टार्च आपकी बॉडी में पेट में ज्यादा जाएगा तो वो आपकी ब्लॉकिंग करेगा। अब मुझे कौन सो क्रेज की हद तक पसंद है, क्रेज की हद तक। सही। तो हमने क्या किया हुआ है कि उसके साथ हम लोग जो है ना भुट्टा पीस के रख दिए हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। भुट्टा खुद लिया, खुद चक्की वाले के पास गए और उसका आटा बनवा लिया। हाँ, लेकिन वो असल जो कॉर्न होता है ना, वो ये इतना चिकना और स्टार्च नहीं होता। सही। फिर इसमें हम वो जो है स्टार्च थोड़ा मिक्स कर देते हैं, ताकि मेरा जो सूप है मुझे अपनी स्टाइल से चाहिए। भले वो स्टार्च है तो स्टार्च है, लेकिन आई नीड सूप थोड़ा गाढ़ा वाला, अच्छा पसंद है, बहुत रगड़ा नहीं लेकिन नॉर्मल। लेकिन अब स्टार्च की बजाय मैंने उसको थोड़ा अपने हाथ से कौन पिसवा के रख दिया। अब ये कौन सा जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, आप चावल का आटा आप जिस तरह से जिक्र कर रही हैं, साथ साथ इनके फायदे भी बताती चाहिएगा डॉक्टर सुकैना। नो प्रॉब्लम। देखिए, कॉर्न जो है ना मल्टी वाइटामिन से और उसको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई स्टार्च में होता है। अभी आपने अरारोट लिया तो वो 100% जो ना स्टार्च है। कोई भी एक्सेस स्टार्च वाली चीज होती है, चाहे आप बाजार का वो स्लाइस ले लें, कोई भी फॉर्म के जूसेस ले लें, तो फुल ऑफ स्टार्च होते, खाली इसमें फ्लेवर और एसिड डाल दिया तो थर्ड फोर्थ हार्मफुल थिंग इज अ सिट्रिक एसिड। आपको अगर सिट्रिक एसिड लेनी है तो आपने नेचुरल लेनी है। जैसे अभी मीठी मौसम्बी, वो मीठा आ गया जिसको हम ग्रीन कलर की जो मौसम्बी टाइप का, उसको मीठा बोलते हैं जी। अगर वो आप खाना खाने के एक आधे पौने आटे हैं, उसका जूस अपने दांत से निकालें और पिए। आप यकीन करें 90% आपको ना नेचुरल साइट्रस मिल रहा है, और स्किन साइट्रस विटामिन सी जिद करके मांगती है। अभी आप फेस वॉश अगर घर में बनाते हैं या कोई भी क्रीम बनाते हैं, अभी आ गया कीनों का सीजन, तो फ्रेश आपके पास ये चीजें अवेलेबल है, तो जो भी क्रीम है उसके अंदर आधा मौसम्बी आप लेने, तो उसके अंदर आपने आधा नींबू निचोड़ दिया, वो नेचुरल साइट्रस है। और खाएं भी, खाली लगाएं नहीं, वो 3 से 5 लेयर तक काम करती है। जो भी आप ऊपर से लेते हैं असल आपके अंदर है। अगर आप मेरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपको अपने आप को अंदर से ठीक करना, हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुकैना, अपने आप को बेहतर करना बड़ा जरूरी है। जितनी भी बातें डॉक्टर सुकैना ने की हैं, उन बातों का मतलब यही है कि ठीक है, सुपरफिशली तो आप अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, मगर फिर आप इंटरनली अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए इंटरनल इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर पड़ता है। जो लोग ग्लास स्किन के हवाले से बात करते हैं कि जी ग्लास स्किन होनी चाहिए, उसकी कोई रेमेडी होनी चाहिए, बिल्कुल होती है, लेकिन उससे पहले इंटरनली भी अपने आप को इस तरीके से मजबूत बनाइए कि उसकी जो इम्पैक्ट है वो आपकी स्किन पे आए और इंटरनली आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे, तो वो फिर आपके के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर दीगर रेमेडीज़ पर बात करेंगे। डॉक्टर सुकैना से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो डॉक्टर सुकैना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं उनसे रेमेडीज़ के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं सेहत के हवाले से, जहाँ पर स्किन के हवाले से उन्होंने हमें इतने बेनिफिशियल मशवरे दिए कि भाई इंटरनली अपने आप को मजबूत करना चाहिए, इंटरनली इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए कि जिससे आपकी स्किन ग्लो करे। डॉक्टर सुकैना ये बताइए, जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है वो लोग अपने आप को कैसे कैरी करें? किडनी के पेन के लिए किस तरीके से आप मेडिसिन सजेस्ट करती हैं या रेमेडी बताएं, क्योंकि कुछ लोगों को किडनी में पथरी भी होती है, तो ओवरऑल इस हवाले से रेमेडी शेयर कीजिए। देखिए, किडनी का बहुत अच्छा इलाज है और आपके अपने पास है, किसी और के पास उस वक्त जाएं जब वो बहुत फॉर्मेट स्ट्रांगली हो जाए। सही। अगर हम एलोपैथिक पे जाते हो तो वो लोग आपको यूरिन पास करने की मेडिसिन दे देते हैं और बोलते वाटर इनटेक करें। इसी तरह हर्बल और होम्योपैथिक में भी ये होता है
कि पानी जिंदगी है। अगर जिसको भी किडनी का मसला है तो उसको 4-5 चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में स्टॉप करनी पड़ेगी। उसमें रॉ टमाटर, जैसे कि वो कम से कम टमाटर खाएं, और कच्चा टमाटर तो बिल्कुल ना खाएं जैसे सलाद में खाते हैं। फिर इसके बाद पालक उनको सख्ती से मना होती है क्योंकि आयरन रिच वो चीजें हैं, और जिनमें खून की कमी है तो उसके लिए पालक टमाटर 100% काम करता है, लेकिन एट अ टाइम किडनी वालों को नुकसान करता है। तो उनको जिसमें भी आयरन रिच प्रोडक्ट होता है वो नेट से पढ़ लें, क्योंकि आजकल तो इतना ज्यादा डिटेल सबकी दी जाती है और काफी चीजें गलत भी है उधर, लेकिन ये कि आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको सही ट्रैक पे ले जाइएगा। मैं समझती हूँ कि किडनी इज अ बॉडी फिल्टर। अगर आप जैसे कि आपका छनिया है, उसके अंदर हजारों की किस्म से, एक छोटा बेरनुमा किडनी इतना छोटा सा होता है बादाम की शक्ल का, और उसके अंदर इतनी छनिया है, इतनी यानी उसके अंदर मेम्ब्रेन्स दली हुई है, लेयर्स दली हुई है कि आपके फिल्टर खून को करती रहती है, इतनी छोटे से पार्ट को। और किडनी ही आपको पेन देती है, किडनी ही आपको यूरिक एसिड बढ़ा देती है, किडनी ही आपके ब्लैडर और आपके यूट्रस के अंदर मसले करती है। तो किडनी जो है ना आपकी बहुत फिल्टर अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो ये जो सुपारियां गुटखे ये जो खाए जाते हैं किडनी को 100% डैमेज करते हैं। सेकंड, मैदे का आटा और राइस जो है ना वो किडनी को डैमेज करते हैं। और अगर किडनी को फिल्टर रखना है तो साइट्रस फ्रूट्स, जैसे अभी तीनों आ रहे हैं, ग्रेप फ्रूट आ रहे हैं, मौसम्बी आ रही है, ये इस 3-4 महीने में आप किडनी को अच्छे से साफ कर लें। 3-4 महीने में आधा खाएं, आधा लगाएं, उसकी स्किन को फेंके नहीं, उसकी स्किन को बाहर धूप में रख दीजिएगा। तो वो फिर मैं बाद में गाइड करती रहूंगी कि आपने ये बचाया, अभी उसको हम क्या काम में लेंगे। बट जो फ्रेश होता है ना उसकी जगह आपको ड्राई चीजें थोड़ी वो होती है कि उसमें इतना फायदा नहीं होता है। एक खुशबू अपनी जरूर वो दे देता है, और थोड़ा बहुत आपको विटामिन सी या उसका विटामिन सी मिल गया तो। बट असल तो ताजा होता है। आधा खाएं, आधा लगाएं। सही। मैंने सब हमेशा आपको आपके प्रोग्रामों में गाइड किया है कि कोई भी चीज ऊपर से वक्ती काम करेगी। अच्छा, पथरी किडनी स्टोन के लिए बताइएगा डॉक्टर से कहना, किडनी स्टोन के लिए बताएगा कि क्या कर सकते हैं जी। अच्छा, आजकल एक वो दरख्त आता है जिसको पत्ता झड़ बोलते हैं, वो गोल ब्लैडर के स्टोन को भी खत्म कर देता है और किडनी के स्टोन को भी खत्म करता है। 25-50 रुपए का वो प्लांट मिलता है। पहले तो 5-10 रुपए में मिलता था, लेकिन अभी तो 5-10 का जमाना चला गया है। नोटें भी नहीं आती उसकी, वो अभी तो 10 रुपए वाली नोट भी मर रही है, बिल्कुल जख्मी मिलती है। और वो रास्ते का फकीर भी हमसे नहीं उठाता है 10 रुपया। तो अभी ये कि आप चले 50-60 रुपए का एक पत्थर जल जो है ना, एक प्लांट आता है छोटा सा, और कोई भी बिटर टेस्ट नहीं है, कड़वा टेस्ट नहीं है, और वो बहुत हेल्दी है। सबसे पहले तो उसको आपने करें। अब आप जो भी पानी पीती हैं, जो भी, जैसे आपके घर में कूलर रखा हुआ है या आप अपने ग्लास के अंदर भी पानी निकाल के पीती हैं, तो अपने पास एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का रखें, एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं। वो इसको जरा सा ऐसे एक दफा घुमा दें और 2 मिनट के बाद उसको पानी को पिए, तो जो भी पानी का कचरा आपके पानी के ग्लास में, इतना महंगा वाला पानी भी पी रही है तो उसके अंदर जो भी जरासीम होते हैं, और लास्ट का इतना छोड़ के वो भले आप गमलों में डाल दें, फेंक दें, यहाँ फेंके भी क्यों, वो मुंह पे प्लैश कर दे अपने, तो वो आपकी जो फिटकरी बाहर से स्ट्रॉन्ग वाली काम करेगी, अंदर आपको उसका जो टेक्सचर लाइट सा दे दिया। फिटकरी पर्स में रखें, जिसको भी स्किन डिजीज है उसमें एक काली फिटकरी भी मिलती है, अगर आपको मिल जाती है, जो कि सब पंसारों के पास नहीं होती है, सफेद भी काम कर लेती है, लेकिन काली थोड़ा सा स्किन पर आउटर लेयर्स में बहुत अच्छे से काम करती है। वो पता है क्या करेगी कि आपने एक स्प्रे बोतल ले ली बड़ी वाली, उसमें पीने वाला पानी साफ अच्छा वाला डाला और एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का उसमें डाल दे और उसको चलते फिरते स्प्रे करें, तो आप यकीन करें कि स्किन की लेयर्स और गंध है ना वो आपकी सफाई हो जाती है। इवन आपके चश्मे साफ नहीं होते, आपकी गाड़ियां की चीजें तो वो भी साफ होती, तो स्किन तो कंफर्म साफ हो जाती है। सही। अच्छा, जिस तरह से अपनी जबरदस्त रेमेडीज, हाँ जी जी कंटिन्यू कीजिए, बहुत जबरदस्त रेमेडीज आप हमारे साथ में शेयर करिए। लोगों का फीडबैक बड़ा जबरदस्त आता है, वो अप्लाई करते हैं तो उनको फायदा होता है। जी जी बिल्कुल, और अप्लाई करने के साथ अब पीना भी है ना उसको, आप खाली आउटर काम नहीं करती, इनर भी करती हो। मैंने कहा ना, जिसको भी स्किन डिजीज है, कि किडनी में स्टोन्स हैं, किसी आप देखिए कि जिसकी भी किडनी का मसला होता है उसका चेहरा हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है। अच्छा। एक्ने निकल रही है, कभी उनको वो खड्डे पड़ जाते हैं क्योंकि खारिश एक्ने की भी ज्यादा होती है,
छील के बीज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें जो होती है ना वो किडनी वाली साइड इंडिकेट करती है। हम तो चेहरा देखते ही बता देते हैं कि इसके साथ किडनी का मसला। अच्छा, लिवर की जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अलग इंडिकेशन होंगे। कोई लिवर का उठाएंगे तो उस पर बात करेंगे। इस वक्त तो ब्यूटी की बात हो रही है, तो किडनी उसमें फर्स्ट पार्ट करती है। और अभी देखिए मेरे पास आउटर लेयर पे तो मैंने 50,000 या 25,000 वाली क्रीम भी यूज कर ली, वक्ती उसने काम भी किया। काम भी किया हमने, बहुत सारे रेमेडीज ले ली, वो भी काम करी, लेकिन वो वक्ती काम है। जो काम आपके अंदर से बाहर आएगा ना वो परमानेंट होगा। जैसे अभी मुझे पिगमेंट्स आ रही है, चेहरे पे झाइयां आ रही है, मेरे को दाने बहुत निकल रहे हैं, मुझे खारिश की बीमारी बहुत हो रही है, तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट रेमेडी। और एक हम लोग अपने जमाने में पानी बदल, लेकिन जब से मेरी चूड़ियां चोरी हो गई ना सोने की, काम वाली मासियों की तरफ से, अच्छी चूड़ियां देख रही हूँ कि वो रुमाल में बंधी हुई है, लेकिन उन्होंने चूड़ियां ही बदल दी, पीतल की डाल दी और सोने की लेके गायब हो गई। वो भी कितने टाइम के बाद पता चला कि वो तो पीतल ही पी रही हूँ, जो भी मैं पी रही हूँ। तो ये ऐसी चीजें थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो गई है कि मैं वो जमाने की दांतों की कुछ बताऊं, लेकिन कॉपर का जमाना चला गया। जो हम लोग कॉपर के बर्तन लेते थे, जो हम लोगों को कली कराने पड़ते थे, तो उसपे नेचुरल चांदी आई जो कली चढ़ती थी। ये सब जमाने गए, अभी तो प्लास्टिक आ गई और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। तो मिनिमाइज करें प्लास्टिक को, कांच को इन करें, स्टील को इन करें, और कॉपर जो इन करते हो ना, यकीन करें आप जब कॉपर इन करते हो तो आपकी जिंदगी की बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जा भी रहे हैं डॉक्टर सुकैना लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वो ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्किन से, जी स्किन से रिलेटेड लोग ये भी सवाल करते हैं, अगर हम स्किन केयर की बात करें कि जी कुछ लोगों की जो पलकें हैं वो बहुत छोटी होती हैं, वो कहते हैं नहीं हमारी पलकें इन्हेंस नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं मेरे आईब्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट हैं, तो हम क्या करें, इसके लिए ज़रूर बताइएगा। अच्छा, देखिए आईब्रोज को डार्क करने के लिए जो आपके घर में काजल अच्छा वाला कोई ब्रांड आता है, या आप खुद भी बनाते, मैं काजल भूलेंगी तो मैं भी बनाना सिखा देती हूँ, हाथ में हाथ बन जाता है, और डब्बी भर के रख लें। और घर का काजल आंखों के लिए और आपके आईब्रोज, आपके लैशेस के लिए बहुत काम करता है। अगर आप चाहती है तो मैं अभी काजल अभी बनाना सिखा देती हूँ कि एक दिया जलाएं, जैसे जो सब मंदिरों में जो दिए जलते हैं, तो उसमें देसी घी डालें और एक वो उसके साथ वो क्या बोलते हैं डालें, और उसी देसी घी के अंदर चाय की पत्ती का 1 चम्मच डाल दें, उसी देसी घी के अंदर, ठीक है, वो घी के अंदर, हाँ घी के अंदर चाय की पत्ती का 1 चम्मच, अच्छी ब्रांड हो, चाय की आयमी पठानों की चलती हुई ना ले लीजिएगा, वो लोग बहुत कलर्स मिलाते हैं, लेकिन अच्छी ब्रांड की 1 चम्मच चाय का डाल दें उस देसी घी के दिए में। अब उसको नीचे जल रहा है, ऊपर स्टील की बर्तन रखें, या तांबा हो तो और भी अच्छा है, यानी प्लेट आपको एक रखनी, थोड़ा सा उसको स्टेज की तरह बनाना और नीचे दिया डालना। तो जो आपका काला काला ऊपर ये जो आ रहा है ना फ्लेम्स उसके ऊपर आ रहे, वो काजल है। उसको उठाएं, एक छोटी सी अच्छी सी डब्बी में भरें, और कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की डब्बी में ना भरें, उसको आप ज्यादातर कांच की डब्बी में भरें। आप इसको समझे कि आप अगर 50 ग्राम या 10 ग्राम आप घी का बना लेती हो तो आपकी छोटी डब्बी आराम से भर जाती है। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ताज़ा लगाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं फ्री थी और बच्चे छोटे थे तो मैं ये टाइम देती थी। यकीन करें मेरे दोनों बच्चों की, वैसे भी उनके बाबा की आइस बहुत बड़ी थी, मेरी सास ये बहुत करती थी, जो मुझे मेरी नंदों ने बताया। तो यही चीज आप अपने लैशेस पे भी लगा ले और यही चीज अपने आईब्रोज पे लगा ले, और आप बाल देखेंगे यहाँ से हमेशा पहले व्हाइट आना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा। ठीक है, और हम फिर पूरी डाई यूज करते थे। यही चीज अगर सुबह की थूक जो आपकी होती है उसमें थोड़ी सी काजल, पहले थूक अपनी मुंह से ले ले और काजल अपना जो बनाया है वो यहाँ पे कर ले, तो जड़ों से भी आपके काले बाल आ जाते हैं। ये पुराने टाइप की है, ये डॉक्टर सुकैना तो थूक लगाना सिखा रही है, लेकिन यकीन करें ये थूक जो सिलवा आपका मॉर्निंग का जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि पूरी रात आप सोए उससे पहले आपने ब्रश किया, जो थूक आपको सिलवा कहते हैं जिसको, वो सिलवा आपका बहुत के लिए एक्ने पे लगा लें आप अपने,
खारिश पे लगा ले, वो सिल्वा, जैसे अभी खारिश पे लगा रहे तो कोकोनट ऑयल पहले सिल्वा अपना थोक ले, फिर तेल खोपड़े के तेल में लगा लें तो खारिश की बीमारी खत्म हो जाती है। आईब्रोज के ऊपर आईब्रोज करने आपको आपके आई लैशेस करने तो एक काजल मैंने कहा है, और घर का चीज होता है। सही, और बिल्कुल बहुत जबरदस्त रेमेडीज जो है डॉक्टर सुकैना ने हमारे साथ में शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई करें घर पे और बताएं कि इसका फीडबैक कैसा है। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।